ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कंप्लीट कैश फ्लो बनानी है, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सारे काम करने हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहले दोनों होते हैं यहाँ से आपको फाइनेंसिंग का डेटा मिलता है, ठीक है। ये तुम्हारा करंट लायबिलिटी में ऑपरेटिंग का डेटा होता है। नॉन करंट एसेट्स में हमारा इन्वेस्टिंग का डेटा होता है, और करंट एसेट्स में फिर से ऑपरेटिंग का डेटा देता है, मोटा मोटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर और कुछ नहीं हो सकता। जो आपका बेसिक फॉर्मेट है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो हमारे को देखो क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आपको नोट्स अकाउंट से मेन देखना, रिजर्व एंड सरप्लस में ना रिजर्व गिवन है। तो जब रिजर्व गिवन है और सरप्लस गिवन है तो इसका मतलब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सभी निकालना है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है, ये बड़ा है ना, रिजर्व बड़ा है आपका, ठीक है, 60,000 से बड़ा है, तो वो ऐड करेंगे सरप्लस में, ठीक है। और ये ब्रैकेट का मतलब है ये नेगेटिव है। तो जब करंट ईयर मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो ध्यान रखना ये माइनस माइनस है दोनों अमाउंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर से रिलेटेड देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डिबेंचर से रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालोगे, ये याद रखना। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, इंटरेस्ट आप हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालोगे। तो 1,20,000 पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लगाना है, और ये दो जगह जाएगा, एक तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा और दूसरा ये फाइनेंसिंग में भी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दो जगह जाएगी। अब जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में या मशीनरी में जो भी चीज़ हो, कुछ भी सेल कर दे, ठीक है, जैसे ये सोल्ड कर रहे हैं, कुछ भी सेल कर दे तो समझ जाना आपको वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना है, ठीक है। कुछ भी सेल कर दे वर्किंग नोट में अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखो दो डेप्रीसिएशन गिवन है। एक डेप्रीसिएशन है सोल्ड मशीनरी का, और एक डेप्रीसिएशन आपको पूरी मशीनरी का, कंप्लीट मशीनरी का गिवन है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझनी है, जो कंप्लीट मशीनरी का डेप्रीसिएशन है ना, ये जाता है हमारी कैश फ्लो में, ठीक है। सीएफएस में ये वाला जाता है जो कंप्लीट मशीनरी का, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और अभी जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो तुम्हारे को और अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। अब तक सबको याद हो जाना चाहिए कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में होता है, तो टू बैलेंस बीडी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में देखो 2,40,000 गिवन है, वहां से देख कर ये लिखेंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ईडी में, लेकिन पहले यहाँ पर मैं देखो कुछ चीजें लिख लेता हूँ और फिर बाय बैलेंस ईडी लिखूंगा। तो पहले यहाँ पर देखो बाय बैंक, क्योंकि कुछ हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं। तो जो हम सेल कर रहे हैं वो आपको पॉइंट नंबर 1 में बता रहा है 12,000 में वो चीज हमने बेची है, ठीक है। पूरी मशीनरी में जो डेप्रीसिएशन लगा वो यहाँ जाएगा, सोल्ड मशीनरी का नहीं जाएगा। अगर आपको कंप्लीट मशीनरी का पता है तो वो भेजो, अगर कंप्लीट मशीनरी का डेप्रीसिएशन नहीं पता तो सोल्ड वाली का भेज देते हैं, ठीक है। वैसे कंप्लीट का हमें यहाँ पर पता है। तो कितना है, सेकंड पॉइंट में गिवन है 60,000 रुपीज, वो मैंने यहाँ पर भेजा। अब मैं देखूंगा लॉस, ठीक है। लॉस आया और कैसे लॉस है मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 1 में देखो वो क्लियर बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1 में वो क्लियर बोल रहा है कि भाई आपकी जो मशीनरी थी वो 36,000 की थी, 36,000 की उसकी कॉस्टिंग थी, और उसी मशीनरी पे डेप्रीसिएशन हटाओ 12,000। तो आज की डेट में वो मशीनरी की हमारे को बुक वैल्यू क्या हो गई, 24,000। आज की डेट में जो चीज़ 24,000 की बड़ी थी है वो हमने बेची 12,000 में, मतलब महंगी चीज़ सस्ती बेच दी, तो ये लॉस ही तो हुआ। तो कितने का लॉस हुआ, 12,000 का नुकसान हो गया ना। 24,000 की चीज़ 12,000 में बेच दी तो 12,000 का ही नुकसान हो गया। आया समझ, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। ये दोबारा नॉन करंट एसेट्स वाली हेडिंग में जाओ, जहां पे ये 2,40,000 लिखा है उसके जस्ट साथ में ही आपको दिख जाएगा 3,60,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट रेडी है, ठीक है। बस बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं। बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 4,44,000। बड़ी साइड का टोटल आप करोगे कॉपी, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे 2,40,000। तो ये हमारा कितना आएगा, जो भी आएगा ये आपका जाएगा बैंक अकाउंट में। ये बैलेंसिंग फिगर है और ये होती है हमारी परचेज, ठीक है। अभी बताता हूँ इस अकाउंट में कौन सी चीज़ इन्वेस्टिंग में है, कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग में, भी सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,04,000 रुपये, ठीक है। ऐड करके वेरीफाई कर लेते हैं 4 लाख, और ये 40 + 4 44, ठीक है। तो मतलब हमने ठीक ही मशीनरी अकाउंट बनाया। अब यहाँ से देखो इन्वेस्टिंग में क्या जाता है, ये जो बैंक वाली फिगर है ना, टू बैंक और बाय बैंक, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, बाय बैंक प्लस होगा, टू बैंक माइनस होगा, ठीक है। ये वाला डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में जाएगा, ये लॉस ऑन सेल आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। ये बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी ये कहीं नहीं जाते, ये बीडी बैलेंस और सीडी बैलेंस कहीं नहीं जाते, ये चीजें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले देखो वर्किंग नोट में आते हैं, और वर्किंग नोट में हम लोग ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। आपको देखो वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट्स में देखो सरप्लस गिवन है, ठीक है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे। तो करंट ईयर देखो कितना है, माइनस का 1,92,000, ठीक है। उसमें से माइनस करोगे माइनस का 30,000, उसमें से माइनस करोगे माइनस का 30,000। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये क्या बन गया,
माइनस का 1,92,000 में माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में मैथ्स में क्या होता है, प्लस होते हैं, तो माइनस का 192,000 और ये प्लस का 30,000 बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट का कॉलम है वहां पर क्या जाएगा, 1,62,000 नेगेटिव का, ठीक है, ये तुम्हारा अमाउंट के कॉलम में चला जाएगा। तो ये चीज तुम्हारे को करनी आनी चाहिए। इसके बाद आपको जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व लिख लो या खाली रिजर्व भी लिख सकते हो, ठीक है, उन्होंने खाली रिजर्व लिखा है। ये भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो ये 1,20,000 माइनस 60,000 है, तो ये आपका 60,000 आ जाएगा पॉजिटिव, और ये इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 1,02,000 नेगेटिव, और ये जो है हमारा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो ये जरा यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब आपको पूरा ये वर्किंग नोट दिख रहा है। अब ये जो फिगर हमने निकाली है ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन कैश फ्लो। और दूसरी चीज, आप इसको चाहो तो वर्किंग नोट में बनाओ, चाहो तो आप मेन कैश फ्लो में भी इस चीज को आप बना सकते हो। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। तो सबसे पहले हमारे पास नेट लॉस आया इस बार, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, लॉस वर्ड लिखा है मैंने, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो 1,02,000 रुपए का अभी हमने निकाला था वर्किंग नोट में लॉस। फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, डेप्रिसिएशन आपको सेकंड पॉइंट में ही गिवन है 60,000, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो उसको इंटरनली भी लिख सकते हो, एक ही बात है। लॉस ऑन सेल 12,000 आया था, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने पहले ही बताया ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा, तो 1,20,000 तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ओपनिंग बैलेंस पे निकाल देना, ठीक है। 1,20,000 का 9% अगर लेंगे तो 10,800 आएगा, ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आपको ये तीनों आइटम्स इसमें ऐड करनी है, और हमारे पास क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चारों एडजस्ट करके हमारे पास आ रहे हैं 19,200 नेगेटिव का, नेगेटिव का मतलब है ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद आपको देखो वो इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाला स्टेप करना होता है ना, ताकि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, वो काम करेंगे अब, ठीक है। तो आप देखो आपके पास ट्रेड पेबल्स गिवन है, करंट लायबिलिटी में आ जाओ भाई, वो थे पहले 66,000, वो बढ़ के हो गए 90,000 रुपीज, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझो जैसे आपके ऊपर लोन बढ़ा, समझने के लिए कि भाई प्लस करें या माइनस करें वो कैसे समझे, तो ऐसे समझो ये लोन है, करंट लायबिलिटी मतलब लोन समझ लो। तो लोन तुम पे बढ़ा तो पैसा तो आया होगा ना, ठीक है, ऐसे सोचो, ठीक है, लोन तुम पे बढ़ा तो पैसा तो आया होगा, तो 24,000 प्लस अदर करंट लायबिलिटी देखो 6,000 से बढ़कर हो गई 12,000। यहां पर भी सेम लॉजिक, ऐसे सोचो तुम पे 6,000 का कर्जा चढ़ गया, तो पैसा तो आया ना, कर्जा चढ़ गया लेकिन कैश तो आया ना दुकान के अंदर या कंपनी के अंदर, तो प्लस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ पे देखो आपकी जो इन्वेंट्री थी वो कितनी थी, पहले थी 30,000, वो बढ़ के हो गई 60,000। तुम खुद सोचो तुमने स्टॉक बढ़ा कैसे, दुकान में या कंपनी में स्टॉक बढ़ा कैसे, अगर हमने खरीदा होगा तो कैश तो बाहर गया होगा, तो इसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में लिख दो, ठीक है। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल देखो वो कितना हो गया, 60,000 से हो गया 1,02,000। इसको भी ऐसे समझो जैसे ये स्टॉक है, इसको भी ऐसे समझो जैसे कि ये क्या है, स्टॉक है, तो ये बढ़ा है तो हमने खरीदा होगा, ठीक है। इसको स्टॉक हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम यहाँ पे ये नेगेटिव है लेस करने ये समझ पाए, ठीक है, वरना मुश्किल लगेगा। तो ये सारी चीजें तुम्हारे को समझनी है। अब देखो हमारे को नेक्स्ट है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना, फिर हम टैक्स माइनस करते हैं, लेकिन टैक्स वाला स्टेप कर नहीं रहे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे आएगा भाई, ये चारों आइटम्स, ठीक है, ये चारों आइटम्स और ये 19,200 हमारा पिछले वाला आंसर है, तो 19,200 नेगेटिव में ये 1 2 3 4 ये चारों आइटम्स एडजस्ट कर दोगे तो तुम्हारे पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ जाएगा। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स हैं रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर अपना आ रहा है 61,200 नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यूज्ड लिखा है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डन है, अब करेंगे इन्वेस्टिंग।
ऑलराइट, अब देखो इन्वेस्टिंग करेंगे। एक तो हमने जो मशीनरी अकाउंट बनाया था वहां पे 2 बैंक वाली फिगर थी, तो जो परचेज वाली फिगर थी वो नेगेटिव करके लिखो, ठीक है, मशीनरी अकाउंट में से देखकर, ठीक है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में बनाया था। सेल ऑफ मशीनरी की फिगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 में गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 12,000 में बेची है, तो उसको पॉजिटिव लिखो। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कुछ खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। अब ऊपर आओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाली जो हेडिंग है उसमें देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना तुम्हारे को, पॉइंट नंबर बी में क्वेश्चन में देखो, तो वहां पर आपका पहले 60,000 की इन्वेस्टमेंट थी, वो गिर कर कितनी हो गई, 24,000 की हो गई। तो इसका मतलब हमने डाइवेस्ट करा, बेसिकली क्या है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट उठाई है। तो इन्वेस्टमेंट उठाने का मतलब ये हो गया कि आपके पहले ज्यादा पैसे लगे थे, अब कम पैसे लगे, तो इसका मतलब आपने बेचे हैं, ठीक है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है। तो अगर हम कुछ बेचते हैं तो हमारे पास कैश का इनफ्लो हो जाता है, ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है, 36,000 रुपीज, तो पैसा पॉजिटिव। अब इन 3 आइटम्स को हमें जस्ट एडजस्ट करना है, ठीक है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो भाई इन तीनों को अगर हम एडजस्ट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा 1,56,000, और अगर नेगेटिव आंसर है तो इसका मीनिंग है कैश यूज, ठीक है, तो ये कैश यूज आ गया। इसके बाद फाइनेंसिंग निकालो भाई। अब सबसे पहले शेयर में आ जाओ, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में आ जाओ। तो 1,80,000 से बढ़कर कितनी हो रही है कैपिटल, 3 लाख हो रही है, ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल एक तरीके से। तो कितना पैसा आ गया, 1,20,000 आ गया, ठीक है, ये चीज समझ में आती है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में देखो डिवेंचर भी बढ़ रहे हैं, 1,20,000 थे पहले और फिर 2,40,000 हो गए, तो मतलब हमने इशू करें तो पैसा कंपनी के पास आया है, ठीक है, तो ये प्लस करा। इंटरेस्ट मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया था कि ये 2 जगह जाने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट होगा, यहाँ इवन एडजस्टमेंट भी होती है। तो इंटरेस्ट जो डिवेंचर में होता है ऑपरेटिंग में भी जाता है और यहाँ भी जाता है। तो ऑपरेटिंग में मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ भाई, ऊपर ये गया है ना यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे गया था, जितना था ना ये अमाउंट सेम यहाँ पर आप दोबारा से भेज दोगे 10,800, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने यहाँ पर भेज दिया 10,800 का, और अब की बारी में इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो नेगेटिव, ऊपर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में गया था तो वहां पर ये पॉजिटिवली गया था, ठीक है। तो ये 3 आइटम्स मैंने यहाँ पर भेज दी। तो इन तीनों को एडजस्ट करेंगे भाई, और ये हमारा आएगा 2,29,200, 2,29,200, और ये अपना पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लो वर्ड लिखा है। अब ध्यान से देखो, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है ना वो होगा ये तीनों एक्टिविटीज के आंसर। जैसे फाइनेंसिंग का आंसर तुम्हें ये दिख रहा है, इन्वेस्टिंग का आंसर तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो ये हमारे को ऑपरेटिंग का आंसर दिख रहा है। तो ये जो तीनों आंसर्स हमने निकाले हैं ना, इनको करेंगे अब हम ऐड, ठीक है, वेरिफिकेशन वाला स्टेप अब हमारा आने वाला है। ऑलराइट, तो ये मेरा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग के आंसर्स हैं, ये फाइनेंसिंग का आंसर है, इन तीनों को ऐड करा, मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव 12,000। अब तुम्हारा वेरिफिकेशन का स्टेप है, ठीक है, वेरिफिकेशन में ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला बैलेंस ढूंढो अपने क्वेश्चन में, करंट एसेट्स में मिलेगा, उसका ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड करो। तो उसका जब ओपनिंग बैलेंस तुम ऐड करोगे ना, तो ये ऐड करके देखो कितना आ रहा है, तो ये अपने आप क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए, और ये आ भी रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका 24 ही है, तो ये आ भी रहा है, तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन वेरीफाइड है। वेरीफाई किस सेंस में होगा कि इन तीनों का टोटल देखो कुछ और होता तो ये उसमें 12,000 ऐड करते तो 24 थोड़ी आता, तो इसका मतलब हमने ये ठीक से सॉल्व करा है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें एडजस्टमेंट्स बहुत सारी है, तो देख के हो सकता है घबराहट हो जाए कि भाई क्वेश्चन कैसे है, बट क्वेश्चन इजी है। अगर अब तक क्वेश्चन तुम्हें समझ आया है, यहाँ तक पहुंच गए हो, तो ये वाला बहुत इजी लगेगा। मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं है, इजी एडजस्टमेंट्स ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, सबके सामने नोट नंबर है। नोट नंबर मतलब यहाँ से मत सॉल्व करो, नीचे नोट्स जो अकाउंट से देखो क्या डिटेल्स गिवन है और अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। ये तुम्हारे को पता है ऑपरेटिंग का डेटा देता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर नोट नंबर, आप नीचे जाओ। बट मैं तुम्हें बता दूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, ठीक है, ये भी बहुत बारी तुम्हारे को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे तो नोट नंबर है तो हम नोट्स अकाउंट्स में चेक करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब नॉन करंट एसेट्स में तुम्हें मैंने बोला इन्वेस्टिंग का डेटा होगा। गुडविल देखो भाई, गुडविल हमारी ये बढ़ रही है कि कम हो रही है, देखो ये गिर रही है तो मतलब ये क्या है, एमर्टाइजेशन, तो ये कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग में। अगर ये बढ़ जाती तो कहाँ जाती, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे को पता होनी चाहिए। अब देखो भाई करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दे देगा तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग में नहीं भेजते, ये ध्यान रखना, ऑपरेटिंग में नहीं भेजते। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अगर मैं ओपनिंग बैलेंस पूछूं तो तुम 81 नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे 81 प्लस 15 यानी कि 96। क्लोजिंग पूछूंगा तो क्या बोलोगे, 91 प्लस 10 यानी कि 1,01,000, ठीक है। वही हम यूज करेंगे वेरिफिकेशन में जब हम लास्ट स्टेप करेंगे इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। अब नीचे देखते हैं भाई, हमें नोट्स जो अकाउंट्स और डेटा गिवन है। तो अब देखो आपको शेयर कैपिटल कह रहे हैं, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, ये होता है रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अभी देखते हैं क्या करना है इसका, ये करना भी है कैलकुलेशन या नहीं करना, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। अब आपको देखो नीचे बोल रहा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च इतना, यानी कि करंट ईयर,
और इतना यानी कि प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो प्रपोज डिविडेंड होता है ना, वो करंट ईयर का हमारे काम का नहीं होता, हमें प्रीवियस ईयर ही चाहिए होता है। हमारी कैश फ्लो में प्रीवियस ईयर काम आता है, ठीक है। तो हमें मतलब होना चाहिए 50,000 वाली फिगर से, ठीक है। अब यहाँ पे उसने नहीं बोला ना ये इक्विटी है या ये प्रेफरेंस है, ये किसका है, तो आप मान के चलो ये दोनों का मिला जुला के होगा, ठीक है। ये आप ये मान के चलोगे दोनों का टोटल है मिला जुला के, ठीक है। तो इसका अलग से कैलकुलेशन करने मत बैठना कि ये 10% में 150 पे निकालूं या 1 पे, ठीक है। बट अगर करना भी हो क्वेश्चन साइलेंट होता है, मैंने तुम्हें हमेशा बताया जो भी परसेंटेज होगा हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं अगर जरूरत पड़ गई तो, ठीक है। बट यहाँ पे हम नहीं निकालने वाले। अब आगे देखो भाई, आपको और एडजस्टमेंट गिवन है, ये सेल की एडजस्टमेंट है, मशीन कॉस्टिंग इतना, डेप्रिसिएशन इतना। अब यहीं बता देता हूँ भाई, 50,000 की चीज़ है, 30,000 की उस पर डेप्रिसिएशन लग गई, आज की डेट में वो गिर कर 20,000 की हो गई। 20,000 की चीज़, महंगी चीज़ सस्ती बेच दी, ठीक है, तो नुकसान होगा, लॉस होगा 10,000 का, ठीक है। तो ये हम वर्किंग नोट में क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। मैंने तुम्हें हमेशा बताया जब भी आपको लाइक एडजस्टमेंट्स गिवन हो मशीनरी या सेल्स की, आपने वर्किंग नोट में अकाउंट जरूर बनाना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये जो ड्यूरिंग द ईयर है यही वाली डेप्रिसिएशन आपके अकाउंट में जाएगी, ये वाली डेप्रिसिएशन आपके अकाउंट में नहीं जाएगी, ये डेप्रिसिएशन की हेल्प से बस हम लॉस निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने तुम्हें हमेशा बताया। इंटरिम डिविडेंड तुम्हारा ये 2 जगह जाएगा, ठीक है। नेट ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली निकालने में हेल्प भी करेगा और फाइनेंसिंग में भी जाएगा। इनकम टैक्स पेड जब भी दे दे और प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे दे, तो इसका मतलब है अकाउंट बनाओ वर्किंग नोट में, ठीक है। तो हमें 2 अकाउंट बनाने, एक मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक हमें यहाँ पे टैक्स के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट में बाय बैलेंस BD, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस CD, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 3 में देखो भाई, ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 40 के, क्लोजिंग बैलेंस है 50 के, ठीक है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का 5th पॉइंट देखोगे, वहां पर हमें पेमेंट कर रहे हैं ना, पे कर रहे हैं, तो यानी कि टू बैंक, ठीक है, ये हमने पे करा है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 35,000, ठीक है। तो अब आपको बैलेंसिंग फिगर जो मिल रही है वही हमारा मेन काम कराएगा, ठीक है, 85,000 और ये 85,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारी 85 माइनस 40 यानी कि 45,000। ये आप लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, ये आप लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको कौन सी अमाउंट्स यूज़ करनी है, एक ये 35 यूज़ करनी है कैश फ्लो में और दूसरी ये 45 यूज़ करनी है। ये जो गिवन बैलेंसेज हैं 40 और 50 ये यूज़ नहीं करने, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नीचे जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला जो होता है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं जहाँ पे, ये वहाँ पर जाएगा। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे बनाना मशीनरी अकाउंट। ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला जो बैलेंसेज गिवन है वहाँ से उठाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 3,70,000, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले बैलेंसेस हमें उठाने। इसके बाद तुम देखो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पे हमें एक तो सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैंने तुम्हें बता दिया था क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, सेल का अमाउंट तो गिवन है 10,000। लॉस आएगा, कैसे आएगा वो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था, वाई लॉस ऑन सेल। यहाँ पर लिख देंगे लॉस हम लोग 10,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बाय डेप्रिसिएशन में कौन सा अमाउंट जाता है, पूरी मशीनरी का अमाउंट जाता है, सेल वाली का नहीं, पूरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो पॉइंट नंबर 3 में गिवन है। तो पॉइंट नंबर 3 में कितना अमाउंट गिवन है आपको, 20,000, वो आपको यहाँ पर भेजना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, सारे पॉइंट्स में तुम्हें बता रहा हूँ। अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी भाई, ये ऐड कर दो सारा, ये आएगा तुम्हारा 4,10,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और 4,10,000 में से 2,80,000 करोगे माइनस, तो 1,30,000 रुपये ये आएगा, और इसको बोलते हैं टू बैंक अकाउंट यानी कि परचेज। यही है हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो भाई, फिर बताया तो कौन सा ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में। ये टू बैंक इन्वेस्टिंग में जाएगा, बाय बैंक इन्वेस्टिंग में जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग, बाय डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग। ऑलराइट, अब देखो भाई आपको स्टार्ट करने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, क्योंकि ये गिवन नहीं है, इसमें ना काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स है, तो सारी करेंगे। देखो भाई आपको ढूंढना है सरप्लस, ठीक है, नोट्स अकाउंट में सरप्लस गिवन है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कह लो। तो 48,000 में से हमें माइनस करना है कितना, 30,000, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, तो ये अपना आ जाएगा 18,000 रुपये, ठीक है। तो ये मैं ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ 18,000 रुपये। इसके बाद आपको जनरल रिजर्व देखो गिवन है क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व भी गिवन है, 40 से कितना हो गया, 70,000 हो गया, बढ़ गया, तो यानी कि 30,000 रुपये हमने ट्रांसफर करे हैं जनरल रिजर्व में, वो भी यहाँ पे ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर हमने वर्किंग नोट में निकाला है, ठीक है, ये हमने वर्किंग नोट में निकाला है, ठीक है। तो वहाँ से देखकर इसका वैल्यू एक बार ही लिखते हैं। तो भाई वर्किंग नोट से मैंने देख लिया, वैल्यू यह है 45,000, ठीक है।
प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर आपको पॉइंट नंबर 1 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 50,000, वहां से देख रहे हैं। इंटरिम डिविडेंड आपको पॉइंट नंबर 4 में गिवन है, 4th पॉइंट में, ठीक है, तो वहां से देखकर ये लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो 18,000 में ये 1 2 3 4 ये चारों आइटम्स ऐड करते हैं और हम यहाँ पर अपनी वैल्यू लिखते हैं और ये आ जाएगी 1,63,000 रुपीज़। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करना, ठीक है। इसको ए पॉइंट बोल दो, ठीक है, क्योंकि बाद में हमने वेरिफिकेशन भी करनी है। अब ये वैल्यू अभी हमने वर्किंग नोट में निकाली तो यहाँ पर वर्किंग नोट लिख दो, ठीक है। इसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वाला स्टेप करेंगे। डेप्रिसिएशन आपको जो पॉइंट नंबर 3 में गिवन है ना, ठीक है, 20,000 रुपये, वो वाली मैं यहाँ पर लिखूंगा, पूरी मशीनरी वाली आपको लिखनी है यहाँ पे। लॉस ऑन सेल हमने निकाल लिया था 10,000, ठीक है, मशीनरी अकाउंट देखोगे तुम्हें मिल जाएगा। गुडविल राइट ऑफ हो रही है, एमोटाइजेशन मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था, 1,15,000 से गिर के 90,000 हो रही है, ठीक है, 25,000 से गिर रही है तो ये एमोटाइजेशन है, ठीक है। बढ़ रही होती तो इन्वेस्टिंग में हम डाल देते, ठीक है। ये होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है आपका बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई, लैंग्वेज क्या थी। तो इस आइटम में 1 2 3 ये तीनों ऐड करते हैं तो ये अपने पास आएगा 2,18,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपको इंक्रीज डिक्रीज वाला स्टेप करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई ट्रेड पेबल्स ये आपके हैं 88 से 122, 88,000 से ये बढ़कर हो गए 1,22,000। तो करंट लायबिलिटी जब भी बढ़ती है हम लोग वैसे भी प्लस ही करते हैं, तो इसका डिफरेंस है 34,000, ठीक है। इन्वेंट्री देखो भाई, इन्वेंट्री आपकी कितनी है, 1 लाख से बढ़ गई, 1 लाख से बढ़ गई और कितनी होगी 1,82,000 हो गई। तो 82,000 से बढ़ी ना तो ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, क्योंकि हमने ऐसा एज्यूम करा हमने कुछ खरीदा है तो पैसा खर्च ही करा होगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और 2,18,000 में ये 1 और 2 ये दोनों आइटम्स हम एडजस्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 1,70,000 रुपीज़। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है टैक्स माइनस करने का, ताकि आपका फाइनल आंसर है। टैक्स आपको 5th पॉइंट में गिवन ही है 35,000, या वर्किंग नोट में जो अकाउंट बनाए वहां से देखकर बता सकते हो, ठीक है। तो 70 में से 35 गए तो 1,35,000 आ जाएगा, और ये आंसर है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे भाई, सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे जा रही है, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी तो यार आपको पॉइंट नंबर 2 में गिवन है कि 10,000 में बेची है। परचेज ऑफ मशीनरी हमने वर्किंग नोट में निकाली थी, ठीक है, तो ये कितनी आई थी 1,30,000 आई थी, ठीक है, तो ये तो हमने वर्किंग नोट में निकाली। तो नेगेटिव 1,20,000 आपका आ रहा है आंसर, और इसको हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑलराइट, सबसे पहले देखो फाइनेंसिंग में आपको करना क्या है, शेयर कैपिटल देखो, वर्किंग नोट में आ जाओ, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, सॉरी वर्किंग नोट नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ। वहाँ पे देखो आपकी जो शेयर कैपिटल है इक्विटी की वो बढ़ रही है 4 लाख से 5 लाख, ठीक है, तो यानी कि 1 लाख रुपए पॉजिटिव पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कितनी हो रही है 1,50,000 से 1 लाख, ठीक है, तो ये गिर रही है। तो 1,50,000 से 1 लाख हो रही है, यानी कि ये गिर रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,50,000 से हो रही है 1 लाख, तो 50,000 से गिर रही है ना, तो ये होगा नेगेटिव, ठीक है, तो ये होगा नेगेटिव। रिडम्पशन मतलब मान लो हम अब वापस कर रहे हैं, ठीक है, रिडम्पशन मतलब रिटर्न कर रहे हैं। आगे देखो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख रहा है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो वो अपना 0 से हो रहा है 10,000, 0 से हो रहा है 10,000, तो हम ये मान के चलेंगे जैसे शेयर्स इशू वगैरह करें है ना, ये शेयर्स इशू करें तो हो सके प्रीमियम पर इशू करें, तो ये भी पॉजिटिवली आपको लिखना है एसपी, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, ये दोनों जगह जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान होगा। अभी ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते टाइम भी हमने इसको यूज़ किया था, तो ये 50,000 होगा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, ठीक है, मान के चल रहे हैं हम इस ईयर इसको पे कर रहे हैं, तो ये ऐसे, ठीक है, नेगेटिवली पे कर रहे हैं, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड आपको 20,000 गिवन है, पे कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव, यानी कि ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो ये आइटम्स हैं हमारी कैश फ्लो में। तो ये अपना कितना आ रहा है भाई, ये 1,10,000 पॉजिटिव, ये आ रहा है 1,20,000 नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा है 10,000 रुपये का। तो ये आपका चला जाएगा कैश यूज्ड में, ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि नेगेटिव आंसर है। ऑलराइट, इसके बाद देखो आपको वेरिफिकेशन वाला स्टेप करना है, इसको आप बोल दोगे डी पॉइंट, ठीक है, वेरिफिकेशन वाले स्टेप को, और आखिरी जो हमारा आंसर होता है उसको बोलते हैं ई पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये ऑपरेटिंग का आंसर है, ये इन्वेस्टिंग का, ये फाइनेंसिंग का आंसर है। तीनों आंसर्स अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 5,000 रुपये पॉजिटिव। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का करेंगे ऐड, और हमारे क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट है
तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 81,000 के साथ ना 15,000 करंट इन्वेस्टमेंट का जोड़ना पड़ेगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा 96,000। ठीक है, अब ये ऐड करके देखो तो ये आ रहा है 1,01,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ रहा है 1,01,000, लेकिन ये भी आपका जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है ना वो 91 गिवन है, तो 91 से मत कंपेयर करना, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट का जो 10,000 है वो भी आपको जोड़ना है। तो अगेन जब वो जोड़ोगे तब तुम्हारी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू राधा लिमिटेड। देखो अब आपको अगेन फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और इनमें मैंने हमेशा बताया शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी में आपको डेटा मिलेगा फाइनेंसिंग का, यहाँ पे मिलता है ऑपरेटिंग का। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपका प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, ये नोट नंबर्स लिखे। ठीक है, तो नोट नंबर्स अभी हम चेक करेंगे। नॉन करंट एसेट्स में आपको डेटा मिलेगा इन्वेस्टिंग का। ठीक है, और इसके नीचे जो करंट एसेट्स दिख रही है यहाँ पे फिर से मिलता है ऑपरेटिंग का डेटा। ठीक है, अब जरा नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं, और फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे को ना एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। तो यहाँ पे देखो शेयर्स आपके, देखो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ये शेयर्स बढ़ रहे हैं तो इशू है। शेयर 16 लाख से 20 लाख हो गए ना, बढ़ रहे हैं तो इशू है, मतलब पैसा आया। अच्छा, अगर रिजर्व का डिफरेंस अमाउंट बन रहा है तो इसका मतलब है ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है, आपको एडजस्टमेंट्स अभी करनी है। ठीक है, तो ये एक हिंट मिला है। और प्रोविजन फॉर टैक्स आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ से वैल्यू मत उठाना क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है नेक्स्ट पेज पे, तो अकाउंट बनाएंगे, जब भी एडजस्टमेंट गिवन होगी अकाउंट बनाएंगे। और ये इनकी भी एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग देखो भाई 8 लाख की पहले थी ज़मीन, अब 12 लाख की होगी, तो तुमने 4 लाख की ज़मीन बढ़ी कैसे, क्योंकि खरीदी है तो पैसे का क्या होगा, आउटफ्लो माइनस। ठीक है, अब जरा देखते हैं एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट देखो भाई डेप्रिसिएशन का रेट उसने दिया है 25%। ठीक है, तो वो लगा देंगे हम लोग, और किस पे लगाएंगे, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा ना, जो हमारा होता है टू बैलेंस बीडी, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसका अकाउंट बनाएंगे, एडजस्टमेंट गिवन है तो अकाउंट बनाएंगे। फिर कह रहे ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब एक तरीके से मेरे भाई बुक वैल्यू ही है। ठीक है, कि आपकी डेप्रिसिएशन कट होने के बाद 1 लाख की खरीदी, आज की डेट में वो चीज़ कितने की, 40,000 की। 40,000 की चीज़ बेच दी 70 में, सस्ती चीज़ महंगी बेच दी, तो डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट हो गया, ये गेन हो गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग जब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट वहाँ पर ये सब लिखना है। इनकम टैक्स पे किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट है हमारे को, माइनस टैक्स पेड नहीं होता वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लास्ट स्टेप ये वहाँ जाएगा। और ये आपका जो प्रोविजन गिवन है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये वर्किंग नोट में अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो ये वहाँ पर भी जाएगा। प्रपोज डिविडेंड मैंने आपको हमेशा बताया, करंट ईयर का आपका काम कुछ नहीं होता, आपको चाहिए प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो था वो हमारे काम का आता है, तो ये 2 लाख हमारे काम की फिगर है। अच्छा, डिबेंचर्स की उसने इशू डेट दिया मिडल ऑफ द ईयर, तो ये मेरे भाई इंटरेस्ट निकालना होगा हमारे को डिबेंचर्स पे, तो ध्यान रखना कि नया इशू जो है वो मिडल ऑफ द ईयर है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। डिबेंचर्स का जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए, 2 जगह जाता है। कौन सी 2 जगह जाता है भाई, एक तो ऑपरेटिंग में भी जाता है और एक फाइनेंसिंग में जाता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ 2 जगह जाती है। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से क्वेश्चन को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। प्रोविजन फॉर टैक्स ये लाइबिलिटी नेचर है, आपको पता है, तो ओपनिंग बैलेंस इसका आएगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस इसका आएगा टू बैलेंस सीडी। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स में आपको इसका डेटा गिवन ही है। ठीक है, तो ये है 1,40,000, और यहाँ पर आएगा हमारा 2 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का थर्ड पॉइंट में है ना टैक्स पेड, तो जो हमने पे करा है टैक्स वो यहाँ पर आएगा टैक्स पेड, 1 लाख रुपए हमने पे करा है, तो वो आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दोगे। ठीक है, तो इसको ज़रा बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, यहाँ आपकी 3 लाख आ रही है, इधर भी 3 लाख, बड़ी साइड का टोटल, दूसरी साइड कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर आप लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। अच्छा, अब यहाँ पे ना P&L के साथ अकाउंट मत लिखना क्योंकि ये स्टेटमेंट होती है ना, तो अकाउंट नहीं लिखते। ठीक है, तो 3 लाख में से 1,40,000 जाएंगे, तो ये आएगा 1,60,000, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा, ये आपका है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ये 1,60,000, और ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स एक तरीके से प्रीवियस ईयर है, इसलिए ये इस साल पे हो रहा है। ठीक है, तो 1 लाख वाली फिगर और ये 1,60,000 वाली फिगर ऑपरेटिंग में जाएगी, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाएंगे। ऑलराइट, मशीनरी अकाउंट बनाओ चाहे प्लांट एंड मशीनरी, जो लिखना लिख दो। ओपनिंग बैलेंस आपका है डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, ये आपको गिवन है कितना, 10 लाख रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे को गिवन है बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पता नहीं स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक सेकंड, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बाय बैलेंस सीडी लिख दिया है 14 लाख। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला पॉइंट देखो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन लगा दो 25%, तो 25% डेप्रिसिएशन लगा दो ओपनिंग बैलेंस का, तो ये 10 लाख का
25%, ये ओपनिंग बैलेंस ही होता है जहाँ से हमारा अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस 25% निकालोगे 2.5 लाख रुपए का, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि कुछ हमने बेचा है, तो बेचा है तो कुछ पैसा मिला होगा, तो कितने पैसे मिले? 70,000 मिले हैं, ठीक है। अब वहाँ पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो चीज़ मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बनाई है कि प्रॉफिट हो रहा है। लॉस होता तो बाय लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो टू गेन लिखेंगे, ठीक है, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30,000 हो रहा है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना यार, वो जो आपको डेप्रीसिएशन है ना, जो सेल की है, जो सोल्ड मशीनरी है बेसिकली, इसकी डेप्रीसिएशन आपको इस अकाउंट में नहीं दिखानी। इस अकाउंट में जो डेप्रीसिएशन दिखेगी ना, आपको कंप्लीट मशीनरी की डेप्रीसिएशन आपको यहाँ पर दिखानी है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर्स निकालेंगे, तो बड़ी साइड का अब हम टोटल वगैरह करते हैं, ठीक है। तो बड़ी साइड जो है हमारी वो ये वाली है, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, ये देख लेते हैं, 17,20,000 आ रहे हैं, 17,20,000 बड़ी साइड का टोटल मैंने करा इधर, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी बैलेंसिंग में रही होगी परचेज की, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते हैं परचेज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं परचेज। तो 17,20,000 में से ये 10 लाख गए तो 7,20,000 और उसमें से 30 गए तो 6,90,000, ठीक है। तो अब आपके पास ये अकाउंट रेडी। अब देख लो भाई कौन सी चीज़ कहा जाती है, ये सुन लो जरा। ये टू बैंक और बाय बैंक जाएगा इन्वेस्टिंग में, टू बैंक वाली फिगर और बाय बैंक वाली इन्वेस्टिंग में। डेप्रीसिएशन और ये गेन ये आपका जाएगा ऑपरेटिंग में। बैलेंस बीडी और सीडी ये कहीं नहीं जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहले भाई आप स्टार्ट करोगे सरप्लस से, ठीक है। तो सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कह लो या करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जैसे भी समझ लो, तो वो 2 लाख है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और उसके बाद आपको सरप्लस का ओपनिंग कितना गिवन है, मतलब प्रीवियस ईयर कितना गिवन है, 1,20,000। प्रीवियस ईयर कितना गिवन है, 1,20,000। तो इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 80,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, देखो 3 लाख से बढ़कर जनरल रिजर्व हो गया 4 लाख, तो 1 लाख रुपये ट्रांसफर हो रहा है, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड आपको गिवन है 2 लाख रुपए, ठीक है, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर हमने वर्किंग नोट में निकाला है, ठीक है। तो ये कितना था, 1,60,000 रुपीज़। ये हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो बनाया है, ये वहाँ से मैंने ये फिगर उठाई है। तो 80,000 में 1,80,000, फिर उसके बाद 380, फिर उसमें 1,60,000 और जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 5,40,000 रुपये। आप चाहो तो इसको मेन कैश फ्लो का पार्ट समझ लो, चाहो तो ये वाला जो सेक्शन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं। उसके बाद ये फिगर उठाते हैं और मेन कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ये अभी अभी हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये कितना है, 5,40,000। इसके बाद हमें वैसे भी एडजस्टमेंट करनी होती है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। डेप्रीसिएशन हमने ये वर्किंग नोट में लिखा ही था, ठीक है। वो जो 25% आपने निकाला है ना ओपनिंग बैलेंस का, 2.5 लाख रुपए, याद होगा 25% निकाला था ना ओपनिंग बैलेंस का, 2.5 लाख रुपए, तो ये वो है, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल भी मेरे को ध्यान है 30,000 था वर्किंग नोट में, ये भी हमने निकाला था, ठीक है। तो ये 30,000 रुपीज़ यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जरा ध्यान से देखना, इसमें गलती नहीं करनी, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपको निकालना है 4 लाख के ऊपर, ठीक है, 10% और खाली 6/12। देखो आपके जो डिवेंचर्स है ना मेरे भाई, वो पहले 0 रुपीज़ थे। पहले अगर कुछ होता ना तो दिमाग लगाना पड़ सकता था। पहले 0 रुपीज़ के थे और फिर हो गए साल के एंड में 4 लाख। लेकिन एडजस्टमेंट में वो बता रहे हैं October 1 को हमने डिवेंचर्स इशू करें, तो साल के आधा साल बीतने के बाद इशू करें हैं, तो इंटरेस्ट तो तब से देंगे ना जिस दिन से कंपनी के ऊपर कर्ज है। कंपनी के ऊपर कर्ज है October 1 को पड़ा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने और, तो 6 महीने के लिए कंपनी डिवेंचर्स के कर्जे में थी, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आएगा भाई, देखो इसको सिंपली 10% निकालोगे 40,000, 6/12 मतलब उसका भी हाफ कर दो, तो 20,000 रुपये का ये इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हम एडजस्ट करते हैं, तो मेरे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसको ये गलत लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये चीज़ लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 7,80,000 रुपीज़। ऑलराइट, आगे देखेंगे भाई, अब हम इंक्रीज डिक्रीज देखने वाले हैं करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाले स्टेप का। तो सबसे पहले भाई ट्रेड पेबल्स देख लो भाई। ट्रेड पेबल्स आपके थे 16,40,000 के, ठीक है, और वो मेरे कितने हो गए, बाद में हो गए 14 लाख के। तो ये कम हो गए ना, तो ये माइनस होते हैं वैसे भी, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो जैसे लोन कम हुआ, ऐसे समझने के लिए, ताकि प्लस करने या माइनस किया वो समझ में आ जाए। तो ये तुमने एक तरीके से समझो लोन कम किया, तो लोन कर्जा कैसे कम किया, पैसा चुकाया होगा तभी तो तुम्हारे सर से कर्जा कम होगा, पैसा चुकाया होगा। तो हमारा 2,40,000 क्या होगा नेगेटिव में, ठीक है, 2,40,000 क्या होगा नेगेटिव में, ठीक है।
इसके बाद देखो इन्वेंट्री वाला पॉइंट इग्नोर करना, क्योंकि वो 18 लाख से 18 लाख है, मतलब कोई चेंज है, तो इन्वेंट्री को कुछ नहीं करना, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। टैक्स पेड एडजस्टमेंट में आपको गिवन है 1 लाख रुपए, तो ये आप करेंगे माइनस। अच्छा, ये दोनों आइटम्स हमारी माइनस है, तो यहाँ लगेगा ब्रैकेट। और इसके बाद आपके पास आएगा सीधा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, ये 40,000 हो गया, और 3 लाख हटाना है ना, तो 4,40,000 होगा, और ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लो वर्ड लिखे, नेगेटिव आता तो मैं यूज वर्ड लिखता। तो ये मेरा आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑलराइट, सबसे पहले भाई अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए यहाँ पे बी लिख दो। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये तुमने जब अकाउंट बनाया था तो बैलेंसिंग फिगर आई थी ना 6,90,000, परचेज किया था तो नेगेटिव आउटफ्लो, ठीक है। इसी अकाउंट में जो हमने सेल करी है प्लांट एंड मशीनरी की, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है कि 70,000 में हमने बेची है, तो वो पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ना नॉन करंट एसेट्स में देखो आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, वो आपकी मेरे भाई 0 से 2 लाख हुई है, तो हमने ऑब्वियसली खरीदी है, तो खरीदी है तो पैसा बाहर गया है, ठीक है, खरीदी है तो पैसा बाहर गया। साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि भाई नोट्स अकाउंट्स में देखो, प्लांट एंड मशीनरी के नीचे ना जमीन लिखी है लैंड एंड बिल्डिंग, वो 8 लाख से 12 लाख हुई है। वो कितनी हुई भाई, 8 लाख से 12 लाख, तो ये बढ़ कैसे गई भाई, जमीन खरीदोगे तभी तो हमारे पास और जमीन आएगी, तो पैसा तो बाहर गया ना, 4 लाख नेगेटिव, ठीक है, पैसा बाहर गया नेगेटिव। नेगेटिव हम लोग ब्रैकेट से शो कर रहे हैं। अब ये 1 2 3 4 ये चारों आइटम्स हमें एडजस्ट करनी है, और मेरा आंसर आ रहा है 12,20,000 रुपये नेगेटिव का। और नेगेटिव आ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यूज वर्ड लिख दिया। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाया है। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना, ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस मैं नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। ऑलराइट, इसके बाद हम करेंगे भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपका पॉइंट नंबर सी हो जाएगा, ये फाइनेंसिंग पे आ गए। अब शेयर्स देखो भाई, तुम्हारे पास शेयर होल्डर फंड में देखो शेयर कैपिटल गिवन है 16 लाख से बढ़ के 20 लाख हो गई, मतलब हमने 4 लाख के शेयर्स इशू करें, तो पैसा आया है 4 लाख रुपए। और डिवेंचर्स देखो, पहले डॉट 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 था, मतलब जीरो से हमारे पास कर्जा बढ़ा है 4 लाख का, तो 4 लाख के डिवेंचर्स इशू करें। इंटरेस्ट आपने इसका ऑपरेटिंग में निकाला था 20,000 रुपये, ये ऑपरेटिंग में भी गया, यहाँ पर भी है, ठीक है, तो ये हमारा पेड है तो माइनस, ठीक है, पेड है तो माइनस। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ भाई ये इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में कहाँ गया है, ठीक है, ये इंटरेस्ट तुम्हारे को अब दिख जाएगा, ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखो ऑपरेटिंग में भी गया, यही सेम फाइनेंसिंग में भी जाता है, ठीक है। तो अब हम नीचे आ गए, ठीक है, फाइनेंसिंग पे आ गए। अच्छा, ये 20,000 पे करा। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, आपको ये जो प्रपोज डिविडेंड आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में बताता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 4 में ध्यान से देखो, 2 लाख रुपए का गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 4, तो ये वहाँ से देखकर हमने लिखना है, ठीक है। और ये हमने डिविडेंड भी यहाँ पर डाल दिया। देखो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर ना ऐसा माना जाता है कि पिछले साल जो प्रपोज किया वो इस साल पे करा, ऐसा हम लोग मानते हैं कि भाई पिछले साल प्रपोज किया था तो इस साल हमने पे कर दिया, तो इसलिए 2 लाख रुपए नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो ये 8 लाख रुपए में से 2,20,000 जाएंगे तो 5,80,000 बन रहा है, तो 5,80,000 पॉजिटिव है, तो ये हो गया कैश फ्लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास फाइनेंसिंग का जैसे आंसर दिख रहा है, ये इन्वेस्टिंग का आंसर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑपरेटिंग का भी आंसर दिख रहा है, तो ये तीनों के आंसर्स को यूज करके अब हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन वाला स्टेप। देखो भाई, अब ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग का आंसर है, इन्वेस्टिंग का नेगेटिव वाला आंसर है, फाइनेंसिंग का पॉजिटिव आंसर। ये सारा मैंने लिखा, ये आ रहा है 2 लाख रुपए नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ मैंने लिखा ब्रैकेट। वेरिफिकेशन के लिए आपको ऐड करना होता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का है पॉजिटिव 2 लाख, तो ये ऐड करूंगा तो मेरा आ रहा है निल या फिर 0, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में ही क्लोजिंग बैलेंस आपको डॉट 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 लिखा गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 ही है, तो यानी कि ये वेरीफाई हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक ये आंसर आया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाइड है, मतलब सही सॉल्व किया। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे देखो मैं हर बार बता रहा हूँ, इधर स्टार्टिंग में ये जो शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ आपको मिलेगा फाइनेंसिंग का डेटा, ठीक है।
ये 10% का मतलब है आपको इंटरेस्ट वगैरह आपको देना होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग का डेटा है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है तो इसका अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर आपको नॉन करंट एसेट्स में मिलता है इन्वेस्टिंग का डेटा, ठीक है। और फिर जो आपको करंट एसेट्स दिख रही है ना, यहाँ पर आपको डेटा मिलता है ऑपरेटिंग का, और ये करंट इन्वेस्टमेंट है, इसको ऑपरेटिंग में मत भेजना, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नोट्स अकाउंट्स में देखो आपको सरप्लस गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, यहाँ पे देखो ये ट्रांसफर हो रहा है ना, तो मतलब ये आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने वाला स्टेप करना है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो हम ओपनिंग बैलेंस पे करते हैं, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस कह रहा है कि जीरो है, कह रहा है हमारे पे शुरुआत में लोन था ही नहीं, तो हम ये मान रहे हैं कि भाई हमने ना लोन साल के एंड में उठाया है, कर्जा कंपनी के ऊपर साल के एंड में चढ़ा है, तो हम इंटरेस्ट अगले साल पे करेंगे। बेसिकली हमने इस साल इंटरेस्ट पे नहीं करा होगा, तो इस पर इंटरेस्ट वगैरह का कुछ रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे ऊपर लोन था नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो था, तो जीरो पे 10% निकालोगे तो भी जीरो ही आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो भाई, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग देयर फॉर दिस। सस्ती चीज़ महंगी बेच दी तो हमारे पास गेन आ रहा है 1500 रुपये का, 1500 का। तो आपको इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना है, वर्किंग नोट में वहाँ दिखाएंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रहा है, इसका मतलब जो टैक्स पेड होता था ना, जो यूजुअली गिवन होता था अब तक जितने भी क्वेश्चन के ना, उसमें ना टैक्स पेड गिवन होता था। अब टैक्स पेड गिवन नहीं है, मतलब टैक्स पेड निकालो, तो निकलेगा कैसे भाई? हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब भी एडजस्टमेंट होगी आपको वर्किंग नोट में अकाउंट बनाने, ये याद रखना। फिर ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग इतना वॉज सोल्ड फॉर इतना, तो यहाँ मेरी सस्ती चीज़ फिर महंगी बिक गई, तो यहाँ गेन कितना है? 6,000 का, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे थे प्रॉफिट्स वर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीनल। देखो इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, कह रहा है प्रॉफिट्स इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीनल। वो ये कह रहा है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसे पता होगा, वो जो गेन वाला स्टेप हम माइनस नहीं करते ऑपरेटिंग में, वो करते ही इसलिए थे हमेशा से क्योंकि ये इंक्लूडेड होता था। तो ये एजम्पशन हमेशा से होती थी, इस बार उसने एक एजम्पशन लिख दी जो अब तक उसने कभी लिखी नहीं थी। तो आपको कुछ मतलब नहीं है इस लाइन से, आप इग्नोर करो, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे करते हो वैसे सॉल्व करो, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड उसने दे दिया, ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के भी टाइम पर काम आएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी ये जाएगा, ठीक है। तो ये दो जगह ये चीज़ जाने वाली है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोटा मोटा देखा जाए तो पहली तीनों एडजस्टमेंट में आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे और तीसरी वाली आपकी बस दो जगह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्किंग नोट से। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा क्योंकि लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। बहुत ध्यान से करना है इस काम को, ठीक है। आपको देखो करंट लाइबिलिटी में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 2,25,000 रुपये, ठीक है, 2,25,000 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंस है सिर्फ 30,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आपको ना यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लाइक यूजुअली ना हमें ये फिगर गिवन होती थी, अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना वहाँ पे ये गिवन होता था। अब की बार ये नहीं गिवन, आपको उसने बोल दिया कि स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली फिगर दी है उसने कि प्रोविजन वगैरह कितनी बनाई है, ठीक है। तो ये हमारे को गिवन है, और ये कितना गिवन है? 27,000 गिवन है। मैं तुम्हें बताता हूँ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कौन सा पॉइंट है। तो ये पॉइंट नंबर 2 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये बड़ी साइड का आप यहाँ से टोटल करोगे, यार है 2,52,000, बड़ी साइड का टोटल यहाँ पे जाएगा 2,52,000, उसमें से 30,000 करेंगे माइनस, ठीक है। तो ये आ रहा है 2,22,000 जो हमने टैक्स पे करा है इस साल, ठीक है। और ये हमारा जाएगा लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ये वाली फिगर और एक ये वाली फिगर, ठीक है। ये जो होती है ना ये आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर होती है, और ये जो टैक्स पेड होता है ना ये होता है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। और ये जो बैलेंस BD और बैलेंस CD ना ये कहीं नहीं जाएंगे, पूरी कैश फ्लो में ये बैलेंसेस कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला अकाउंट बनाएंगे। ऑलराइट, देखो भाई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, हमेशा याद रखना ये करंट इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं होगी। करंट इन्वेस्टमेंट तो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है। तो ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड, टू बैलेंस BD, ठीक है। ये आपको गिवन है 1,50,000, ठीक है। ये तुम देखो भाई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में। और बाय बैलेंस CD जो हमारी क्लोजिंग है, ठीक है, वो कितना गिवन है? वो आपको गिवन है 1,80,000। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये हमने बेची है, तो बाय बैंक 24,000 कॉस्टिंग बेच रही है, कितने में बेच दी हमने? 25,500। तो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया फ़ायदा है, तो 1,500 का फ़ायदा है, तो 2 गेन, ठीक है, 2 गेन, तो 2 गेन ऑन सेल यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यार, ये ना मशीनरी अकाउंट नहीं है, यहाँ डेप्रीसिएशन मत लगा देना गलती से भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है वो बाय डेप्रीसिएशन नहीं आएगी, वो यहाँ पे आएगी टू बैंक कि हमने क्या और ख़रीदा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, इधर डेप्रीसिएशन मत निकाल देना, ठीक है। तो अब बड़ी साइड का हमें टोटल करना है, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल मैं करूँगा, ये कितना आ रहा है भाई? 2,05,500, ठीक है, 2,05,500, ठीक है, 2,05,500।
तो इसमें से ये दोनों आइटम्स मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास आ रहा है 54,000 रुपीज़ और यही है मेरी बैलेंसिंग फिगर। अब आपको समझना होगा ये बाय बैंक और टू बैंक आपका जाएगा इन्वेस्टिंग में, और ये जो गेन ऑन सेल दिख रहा है आपको 1500 का, ये हमारा जाएगा ऑपरेटिंग में। ऑलराइट, नेक्स्ट बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। ये आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बैलेंसेस उठाने, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है उसका 12 लाख, ठीक है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, ये 12 लाख है। क्लोजिंग बैलेंस है हमारा बाय बैलेंस CD 9,60,000, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कि हमने क्या किया है, सेल किया, ठीक है। मैं तुम्हारे को पॉइंट बताता हूँ, ये अपना है पॉइंट नंबर 3, ठीक है। वो बोल रहा है ना 30,000 वाली चीज़ बेचिए 36 में, 36 में, तो बाय बैंक 36,000, ठीक है। बाय बैंक 36,000। दूसरी चीज़ भाई 30,000 की चीज़ 36 में बेची तो फ़ायदा हो गया, तो टू गेन ऑन सेल 6,000 रुपये, ठीक है। टू गेन ऑन सेल 6,000 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं भाई कौन सी साइड बड़ी है। अब यार बड़ी साइड देखो, यहाँ पर मेरे को तो डेबिट दिख रही है, क्रेडिट तो छोटी लग रही है, 9 लाख है और ये 12 लाख है, तो 12,06,000 में बड़ी साइड का टोटल करूँगा और बड़ी साइड का टोटल मैं दूसरी साइड कॉपी करूँगा, उसमें से ये दोनों आइटम सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे बाय बैंक आएगा या कुछ और आएगा। अब ध्यान से देखो, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट है, ठीक है, मतलब मशीनरी टाइप अकाउंट है, तो यहाँ पे आपका डेप्रीसिएशन आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये आपका डेप्रीसिएशन आएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अगर ये साइड बड़ी होती ना क्रेडिट, तो यहाँ पे टू बैंक आता, ठीक है, लेकिन अब डेबिट बड़ी आ गई तो यहाँ डेप्रीसिएशन आएगा, ठीक है। तो 12,06,000 में से ये दोनों आइटम्स मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये मेरे पास आ रहा है 2,10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, ये डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में जाएगा और ये बाय बैंक आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा और गेन ऑन सेल अगेन आपका ऑपरेटिंग में जाएगा और ये बैलेंस BD बैलेंस CD कहीं भी नहीं जाएगा। ऑलराइट, अब देखो भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। आपको सरप्लस गिवन है, ठीक है, तो 2,04,000 है हमारे पास करंट ईयर, ठीक है, या क्लोजिंग ईयर 2,04,000 और ओपनिंग ईयर का हमारे को बैलेंस गिवन है 1,68,000, तो वो हम इसमें से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 36,000, ठीक है, ये आ जाएगा 36,000 पॉजिटिव। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर हमारे को इसमें डालना है, तो ये हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है नंबर 27,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। इंटरिम डिविडेंड भी लास्ट पॉइंट में आपको अमाउंट गिवन है इसका 1,20,000, ये वहाँ से उठा रहे हैं। और जनरल रिजर्व देखो आपको नोट्स जो अकाउंट्स में गिवन है कि जनरल रिजर्व हमारा 9 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 9,30,000 हो गया। तो कितना चेंज आया, 30,000 से बढ़ गया, तो 30,000 जो ट्रांसफर किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये सब कर आके हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो 36,000 प्लस 27 प्लस 120 प्लस 30, ये सारा कर आके आएगा 2,13,000 रुपीज़। तो ये पार्ट मैंने वर्किंग नोट में करा। अब इसके बाद हम चलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। ऑलरेडी ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने अभी निकाला है 2,13,000। इसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन हमने ये वर्किंग नोट में लिखा था, ठीक है, 2,10,000 रुपये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, तो ये कितना था, 6,000 था। ये जो तुमने फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाया था ना अभी वर्किंग नोट में, वहाँ से मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, तो तुम्हारे को एक बार ये अकाउंट देखना होगा फिक्स्ड एसेट्स का, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएगा कहाँ से आ रही है। अब ये वाली जो मैं अमाउंट बताऊंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखना होगा वर्किंग नोट वाला। मैं तुम्हें एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बनाया ना, ये वाली फिगर ये ऑपरेटिंग में गई है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे को ये ऑपरेटिंग के लिए फिक्स्ड एसेट्स देखो दिख रहा है, ये गेन 6,000, ठीक है, डेप्रीसिएशन ये 2,10,000, ये यहाँ से वैल्यूज उठा रहे हैं, तो ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा दो। और इसके बाद हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये आएगा 4,15,500। इसके बाद हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना, उसके लिए हमारे को इंक्रीज डिक्रीज करना होता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वाला, ठीक है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे इन्वेंट्री लिखा है, तो इन्वेंट्री चेक करो भाई, आपको करंट एसेट्स में गिवन है 13,50,000 से, भाई बड़ी बढ़ गई है, तो 13,50,000 से ये कितनी होगी, 19,95,000, ठीक है, 19,95,000। तो इतनी इन्वेंट्री अगर हमारी बढ़ गई है तो इसका मतलब, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 6,45,000। लेकिन ये जो आपकी इन्वेंट्री है ना ये बड़ी है, तो ये माइनस होना चाहिए, ठीक है, ये माइनस होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं। इसके बाद देखो तुम्हारे को ट्रेड पेबल गिवन है, वो है 5,04,000 से गिर कर हो गए हैं 4,02,000। तो अगर आपकी कोई करंट लायबिलिटी कम हो रही है, ऐसे समझो जैसे कर्जा चुकाया है, कर्जा चुकाया है तो पैसा जाएगा बाहर, तो 1,02,000 जाएंगे बाहर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ट्रेड रिसीवल आपकी न्यू एडिशन में गिवन नहीं है, ओल्ड एडिशन में होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हमने लेस करा है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो इन्वेंट्री है ये आपकी बड़ी है, तो ये डिक्रीज नहीं हुई, ये हुई है इंक्रीज, ठीक है, ये हुई है इंक्रीज और ये लेस हो रही है। क्यों हो रही है मैंने तुम्हें सारा बता दिया है।
और अब हमारे को 4,15,500 में दोनों चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी है। तो मेरे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है 3,31,500, लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि ये दोनों देखो बहुत बड़े नंबर हो गए ना, ये छोटा नंबर है तो ये नेगेटिव है। इसके बाद टैक्स पेड ये हमने वर्किंग नोट में निकाला था, ठीक है, ये हमने वर्किंग नोट में निकाला था 2,22,000, 2,22,000, तो ये भी पे है तो ये नेगेटिव होगा। इसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कैश यूज जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ज़रा ऐड कर लेते हैं, और 3 और 2 5, ठीक है। तो ये 5,53,500, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसके बाद देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। अब इसके लिए देखो भाई, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट देखो वर्किंग नोट वाला, और इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट देखो वर्किंग नोट वाला, वहीं से तुम्हें पता चलेगा। जो भी बाय बैंक टू बैंक वाली फिगर थी ना, वो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो बाय बैंक सारा सेल था, तो फिक्स्ड एसेट्स जो हमने बेची है वो कितनी थी, 36,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स हमने बेची है वो कितनी है, 25,500, ठीक है। और जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पर मिली है 54,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करी है, और अब ज़रा इनको ऐड करते हैं और देखते हैं क्या अमाउंट आ रहा है। तो भाई इन तीनों का जो नेट इफेक्ट है वो आ रहा है 7,500, ठीक है। और ये परचेज है ना, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ ब्रैकेट याद से बनाते जाना, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर भी हमारा आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यार ये तो बहुत ईजी है। देखो एक तो लोन आया, लोन पहले जीरो था, अब बढ़ के 8,10,000 का लोन हो गया। इंटरेस्ट इग्नोर करो, मैंने तुम्हें क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया। तो इतना पैसा आ गया। इंटरिम डिविडेंड आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है 1,20,000, ये हमने पे करा है तो पैसा बाहर गया, तो ये नेगेटिव, ठीक है। बस ये दोनों आइटम्स तुम्हें एडजस्ट करनी, ये हमारा सिंपल है 6,90,000 पॉजिटिव। तो ये अपना आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। अब बहुत ध्यान से देखो भाई, फाइनेंसिंग का आंसर ये रहा, इन्वेस्टिंग का आंसर ये रहा, और ऊपर तुम्हारे को ये ऑपरेटिंग का आंसर दिख रहा है। तीनों के आंसर्स को प्लस करेंगे और वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों के आंसर्स अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 1,44,000 रुपीज़। ये मेरे पास आ रहा है 1,44,000। कौन कौन से आंसर प्लस किए, 690 पॉजिटिव, और ये तुम्हारा ऑपरेटिंग का आंसर जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए अब मेरा आ गया 1,44,000। अब इसमें मैं ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऐड करूंगा, तो देखते हैं वो क्लोजिंग के बराबर आता है या नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का भाई आपको दिखेगा 4,30,000, बट सिर्फ वही मत लेना, उसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आपको ऐड करनी है। तो ये कितना आ गया भाई, आ गया 4,47,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब ये मैं ईमानदारी से अगर ऐड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 5,91,000। तो वेरिफिकेशन क्या है, अब वेरिफिकेशन ये, अब तुम क्लोजिंग बैलेंस चेक करो। तो क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारे को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दिख रहा है 5,70,000, लेकिन उसमें अपनी करंट इन्वेस्टमेंट भी ऐड करो 21,000 की, क्योंकि वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो ये मिला के देखो इसके बराबर अपने आप आना चाहिए, तो वो आ भी रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने सारा काम ठीक से करा है, तो हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो भाई यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में सिंपल इजी क्वेश्चन है। इजी इस सेंस में यार, जैसे हम पहले कर चुके हैं ना, तो वही चीज़ें वो बार बार दे रहे, थोड़े बहुत लाइक वो फेरबदल कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ यार, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी में आपको फाइनेंसिंग का डेटा मिलेगा, करंट लाइबिलिटी में ऑपरेटिंग का मिलेगा, नॉन करंट एसेट्स में आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का डेटा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स में तुम्हारे को फिर से ऑपरेटिंग का मिलेगा, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये हमारा वेरिफिकेशन वाला जो लास्ट स्टेप होता है ना, फाइनल स्टेप, ये वो वाले स्टेप का डेटा यहाँ मिलेगा, ठीक है। ओपनिंग ईयर ये वाला है, क्लोजिंग ईयर ये वाला है, ठीक है, या फिर इसको कोई करंट ईयर भी बोल सकता है, ठीक है। तो जैसे मर्जी आपकी लाइक बोलने का लाइक लहजा है, जैसे आप बात करते हो, ठीक है, मतलब जो भी बोल रहे हो। अब आगे देखते हैं इसमें बैलेंस शीट में लाइक नोट्स टू अकाउंट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो भाई नोट्स टू अकाउंट्स देखो भाई, सरप्लस दे रहा है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब लॉस, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, लॉस। तो ये आपका लॉस गिवन है। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में देखो आपके जो डिबेंचर्स है बढ़ गए हैं, पहले 6,25,000 थे, अब 7,50,000 थे, बढ़ गए। तो यानी कि इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स, इशू कर रहे हैं तो पैसे का इन्फ्लो आएगा, ठीक है। ये 12% जो है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, मान लो डिबेंचर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट ना हो, तो ये 12% आप निकालोगे इसका 6,25,000 का। हमेशा ओपनिंग ईयर का लगाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। बट यहाँ पर देखो आपको एडजस्टमेंट दे रहा है, तो एडजस्टमेंट कह रहा है डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी मतलब ये जो नए डिबेंचर्स आए हैं, ठीक है, ये जो नए डिबेंचर्स कितने हैं, 1,25,000 के। ये जो नए डिबेंचर्स 1,25,000, ये कैसे है, मैंने इसका डिफरेंस ले लिया, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट सिर्फ 3 महीने का आपको लगाना है 1,25,000 रुपये, और 6,25,000 का पूरे साल का इंटरेस्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट देखो मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज इतना। देखो कॉस्टिंग मतलब जिस जमाने में खरीदी थी वो 5 लाख की थी,
1,75,000 से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, तो आज की डेट में वो मशीनरी कितने की है? 3,25,000। आज की डेट में वो मशीनरी कितने की? बुक वैल्यू उसकी कितनी है? 3,25,000। तो 3,25,000 की चीज़ हमने बेची है 375 में, सस्ती चीज़ महंगी बेच दी, तो गेन कितना हो गया? 50,000 का। ठीक है, तो मैंने गेन का कैलकुलेशन यही तुम्हारे को करके दिखा दिया। थर्ड पॉइंट में देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख रुपए, तो उसने ड्यूरिंग द ईयर का आपको डेप्रिसिएशन दे दिया, तो ये वाला डेप्रिसिएशन आपका अकाउंट में जाएगा। ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ आपका कैलकुलेशन में काम आया है, गेन निकालने के कैलकुलेशन में ये वाला डेप्रिसिएशन काम आता है। ये वाला डेप्रिसिएशन हमारे वर्किंग नोट में जो हम मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे ये वहाँ जाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए कौन सा वाला हमें अकाउंट में लिखना है। नॉन करंट एसेट्स कह रहा है 20% के प्रॉफिट पर बेची हैं। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी नॉन करंट एसेट्स है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसका क्या मीनिंग है, एक बारी मैं तुम्हें पिछले पेज पे लेकर जाता हूँ। देखो भाई, ये रही तुम्हारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले 5 लाख थी अब 3 लाख हो गई, तो कितने की बेची हमने? ये कॉस्टिंग है, यहाँ पे ना कॉस्ट प्राइस लिखा है, 5 लाख की थी 3 लाख हो गई, तो 2 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस वाली कॉस्टिंग हमने बेच दी। कितना प्रॉफिट है? 20%, तो 2 लाख का 20% क्या होता है? 40,000, यानी कि 2,40,000 की हमने सेल करी है। ठीक है, तो सेल कितनी कर दी? 2,40,000 की। ठीक है, आया समझ? इसका भी हम लोग वर्किंग नोट में अकाउंट बनाएंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। स्टार्ट करेंगे भाई मशीनरी अकाउंट बनाना। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस आपको क्या गिवन है? टू बैलेंस बीडी 12,50,000 रुपीज़। ठीक है, एसेट है, ये एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इसका आएगा इधर बाय बैलेंस CD। ठीक है, बाय बैलेंस CD ये आपको गिवन है 17,25,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद यार एडिशनल इन्फॉर्मेशन का तुम लोग सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में वो सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड पॉइंट देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, तो बाय बैंक, ठीक है, कितने में बेच रहा है? 3,75,000 में। प्रॉफिट हुए या लॉस हुए मैंने तुम्हें बता दिया है क्वेश्चन डिस्कशन टाइम पे, तो टू गेन ऑन सेल में यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, कितना गेन हुआ मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया। भाई क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट सुना करो, डायरेक्टली आंसर पे स्किप करोगे आधी चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है, उसमें मैं सारी बारीक बातें जो होती है ना वो क्वेश्चन की मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो गेन ऑन सेल हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद तुम देखोगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन का थर्ड पॉइंट, तो वहाँ से आपको डेप्रीसिएशन उठाना है। ठीक है, तो वो डेप्रीसिएशन आप उठाओगे और वो कितना गिवन है भाई? वो 2 लाख रुपए का गिवन है, तो वो 2 लाख रुपए आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड माइनस करेंगे, तो जो अपने पास बैलेंसिंग फिगर आती है ना वो होती है बैंक। ठीक है, ये बैंक क्या होता है? ये होता है परचेज। अभी मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इसमें से कौन सी चीज़ हमारी इन्वेस्टिंग में जाएगी और कौन सी चीज़ हमारी ऑपरेटिंग में जाएगी। ठीक है, तो पहले लेकिन टोटल वगैरह लिखेंगे, तो टोटल ये आ रहा है 23 लैक्स, और बड़ी साइड का टोटल छोटी साइड कॉपी क्या है? 23 लैक्स। 23 लैक्स में से ये हमारे 13 लाख जाएंगे, ये 13 लाख है ना, तो 23 में से 13 गए तो 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए। अब इस अकाउंट में से ये जो टू बैंक है ये आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये बाय बैंक इन्वेस्टिंग में जाएगा। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में, गेन ऑन सेल वाला अकाउंट भी है ऑपरेटिंग में, बैलेंस CD और बैलेंस BD कहीं नहीं जाएगा पूरी कैश फ्लो में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस इसका टू बैलेंस BD में जाएगा, ये हमारा 5 लाख था। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इसका हमारा 3 लाख था। ठीक है, 3 लाख। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का आखिरी पॉइंट देखना है, वहाँ पे बोल रहे हैं 20% का प्रॉफिट, तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन डिस्कशन में पूरा समझाया कि ये 2 लाख का डिफरेंस है, तो यानी कि बेची कितने? ये 2 लाख की बेची है, तो मतलब बेची कितने रुपए वाली चीज़ है? जो 2 लाख की कॉस्टिंग थी वो बेची है, उस पर 20% का प्रॉफिट कमाया तो 40,000 का प्रॉफिट, तो सामने वाले से कितने लिए? 2,40,000 रुपये लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे आप लोग, ये जो प्रॉफिट है 40,000 का इसको बोलते हैं टू गेन। ठीक है, जैसे हम मशीनरी अकाउंट में करते हैं ना वैसे यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि ये भी एक एसेट का अकाउंट है, टू गेन ऑन सेल। अब चेक करो भाई दोनों साइड्स का टोटल आपका बराबर ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी ज़रा वो समझ लो। ये बाय बैंक आपका जाएगा इन्वेस्टिंग में, और ये टू गेन आपका जाएगा ऑपरेटिंग में, ये बैलेंस BD और बैलेंस CD कहीं नहीं जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहले काम देखो सरप्लस का करेंगे, तो सरप्लस में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को A बोल देना। वैसे अब देखो तुम्हें ब्रैकेट में गिवन है करंट ईयर, देखो माइनस का 4,25,000 है, ब्रैकेट में गिवन मतलब माइनस है, और फिर तुम्हें गिवन है माइनस का 5,37,500। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो, आपको करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, तो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी नेगेटिव है और बाहर एक माइनस का साइन भी है, तो माइनस का साइन बाहर भी है, तो माइनस माइनस ये ना प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट ईयर माइनस जब प्रीवियस ईयर करोगे तो प्रीवियस ईयर माइनस है
और ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये चीज़ बस तुम्हारे को समझनी है। तो ये पॉजिटिव नंबर बाहर आएगा 1,12,500, ठीक है, ये तुमने एडजस्ट करना है। इसके बाद डेप्रीसिएशन हमने वर्किंग नोट में, ठीक है, अभी ये जो मशीनरी अकाउंट बनाया वहाँ से आप देख सकते हो वर्किंग नोट में, या फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 3 में जो गिवन है ना वही है, ठीक है, 2 लाख रुपए। वर्किंग नोट लिखो चाहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखो, कहीं से भी लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स निकालना है। आपके डिवेंचर्स देखो नोट्स टू अकाउंट्स के सेकंड पॉइंट में 12% डिवेंचर, नोट्स टू अकाउंट के सेकंड पॉइंट में देखो पहले 6,25,000 के थे, ठीक है, पहले थे 6,25,000 के। वो डिवेंचर हमारे कितने रहे, 9 महीने के लिए रहे। 9 महीने बाद हमने इशू किया ना जनवरी 1 को इशू किया, तो पहले 9 महीने फर्म के ऊपर कितना कर्जा था, 6,25,000 का था। उसके बाद आखिरी के 3 महीने के लिए फर्म के ऊपर कितना कर्जा था, 7.5 लाख रुपए का। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की, ठीक है। तो ये तुम्हारे को समझ में आना चाहिए। 6,25,000 रुपये 9/12, 7.5 लाख 12%, 3/12। इसको आप एक और वे से भी कर सकते हो, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। कोई हो सकता है इसको लाइक डिफरेंट वे से करेगी, भाई 6,25,000 पे खाली 12% निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद जो इशू का अमाउंट है ना, जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना था हमारा, डिफरेंस था इसमें आई थिंक 1,25,000, तो 1,25,000 पे अलग से इंटरेस्ट निकाल दोगे 3 महीने का, तो भी मैचिंग आंसर आ जाएगा। तो देख लेना तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए। इसके बाद देखो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हमारे पास है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी मैंने तुम्हारे को वर्किंग नोट में भी बताया है, अदरवाइज क्वेश्चन डिस्कशन टाइम पर भी बताया है। ये था 50,000। सिमिलरली गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 40,000। ये सारी चीज़ें हमने वर्किंग नोट में करी है, जो अभी हम अकाउंट्स बना रहे थे ना, ये वहीं से, और ये लेस हो रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट बना देना। अगला स्टेप होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या नेट प्रॉफिट भी लिख दोगे चल जाएगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करी हुई है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखो 1,12,500 में ये 2 लाख ऐड करने हैं और ये 90,000 हमारे को सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 301,250, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया, 3,01,250। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स यहाँ पे लिख लेना भाई, और ये कैलकुलेशन ना मैंने रफ में ऑलरेडी कर रखी है, तो मैंने वहाँ से लाइक देखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम सोचो भाई ये करे बिना कैसे बता दिया, तो ये कैलकुलेशन कर रखी थी, ठीक है। और ताकि वीडियो में और ज़्यादा टाइम ना लगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में मुझे। और आगे करेंगे भाई, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, देखो भाई अब हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने वाला स्टेप है। तो ये देखो ये कितना था, 6,75,000 था, और उसके बाद ये हो गया 4,75,000। तो इसको ऐसे समझो जैसे हमारा लोन कम हुआ है, करंट लायबिलिटी है ना, लोन कम हुआ है, तो पैसा हमने चुकाया होगा, तो ये 2 लाख रुपए अपने चले गए बाहर, ठीक है, 2 लाख रुपए अपने चले गए बाहर, ठीक है। इन्वेंट्रीज आपको गिवन नहीं है, ठीक है, ये गलती से लिखा हुआ है, तो इन्वेंट्री को आप हटा दो। और ट्रेड रिसीवेबल्स देखो आपको कितने गिवन है, ये गिवन है 862,500, ठीक है, ये गिवन है 862,500, और ये बढ़कर कितने हो गए, ये हो गया 16 लाख, ठीक है, बढ़कर कितने हो गए 16 लाख। आप ऐसे समझो जैसे आपने स्टॉक खरीदा, करंट एसेट है ना, आप ऐसे समझो जैसे आपने स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक खरीदा तो पैसा बाहर जाएगा, ठीक है, पैसा बाहर जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास डिफरेंस है इसका 7,37,500, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लेकिन क्योंकि हमारे पास टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या नेगेटिव आंसर आ रहा है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कैश यूज, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस वाला स्टेप आप अवॉइड कर सकते हो। तो इन तीनों को आप एडजस्ट करोगे, ये आएगा 6,36,250, और नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट्स बना देना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखो भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ईजी है, ये जो तुमने मशीनरी का अकाउंट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट नहीं बनाया था, वहाँ पे टू बैंक बाय बैंक वाली जो फिगर थी वही लिखनी है। तो ठीक है, जो सेल करी है हमने मशीनरी की, ठीक है, तुम्हें पॉइंट नंबर 2 में भी गिवन है 3,75,000, ये वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट बेची है, वो भी हमने समझा था 2,40,000 की बेची है, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह आया था। ये तुम इनके अकाउंट देखो, जो हमने वर्किंग नोट्स बनाया ना वो देखो। परचेज ऑफ मशीनरी हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आएगा। अब ये 10 लाख खरीदी है ना, तो पैसे बाहर गए, तो ये नेगेटिव है, तो ब्रैकेट, ठीक है। तो 10 लाख का नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो अपने पास आ जाएगा बड़ा नंबर नेगेटिव ही आ रहा है, तो 3,85,000 अपना नेगेटिव आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज्ड वर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो फाइनेंसिंग करेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखो भाई ये 20 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 30 लाख हो गई, ठीक है। तो ये अपने 10 लाख रुपए का पैसा रेज करा इन्होंने। उसके बाद हमारे को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। वो कितने थे, 6,25,000 थे, फिर वो बढ़ के हो गए 7.5 लाख। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास पैसा आया, चाहे लोन की फॉर्म में है, लेकिन पैसे का तो इन्फ्लो हुआ है ना,
तो पॉजिटिव। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने पहले भी कैलकुलेट करा है ऑपरेटिंग में, तो ये था 78,750। कैसे निकाला वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। तो इन तीनों को तुम्हें बस एडजस्ट करना है, ठीक है। और इसको जो अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ रहा है कैश, तो भाई कैश फ्लो हमारा आ रहा है यहाँ पे 10,46,250, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है। अब देखो इसके बाद हमने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं, फाइनेंसिंग का आंसर ये रहा, इन्वेस्टिंग का आंसर तुम्हें दिख रहा है, और थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये ऑपरेटिंग का आंसर भी हमें दिख रहा है। तो ये तीनों आंसर्स की हेल्प से हम वेरीफाई करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। ऑलराइट, देखो भाई तीनों आंसर्स का अगर टोटल करें तो पहले भाई टोटल करते हैं। देखो ऑपरेटिंग का आंसर है नेगेटिव, तो 636,250, लेकिन नेगेटिव का साइन। इन्वेस्टिंग का आंसर भी नेगेटिव है तो 385, ठीक है, जो भी आंसर था नेगेटिव। फाइनेंसिंग का आंसर पॉजिटिव था तो 10,46,250 मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा। अब तीनों का आंसर मिलाकर अगर पॉजिटिव है तो नेट इंक्रीज, तीनों का आंसर मिलाकर अगर नेगेटिव है तो नेट डिक्रीज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये आ रहा है 25,000। इसके बाद तुम्हें वेरिफिकेशन कैसे करनी है, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऐड कर देना। तो ओपनिंग बैलेंस तुम्हारे पास है 1,50,000 क्वेश्चन में अवेलेबल, ठीक है। और ये आखिरी वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ना, कहाँ डी है, कहाँ ए है, कहाँ बी, कहाँ सी, ठीक है, सारा होता है। अब ये ऐड मैं अपने आप ईमानदारी से करता हूँ तो यार है 1,75,000। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन ये है कि ये ना क्लोजिंग कैश बैलेंस भी तुम्हारा होना चाहिए। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस तुम्हें 175 ही क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब है कि हमने ठीक ही कैलकुलेशंस करी है। मतलब ये 25,000 की फिगर ठीक है, वरना कुछ और होती तो हमारा वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये डन है हमारा सोल्यूशन। ऑलराइट, तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, एक बार लाइक खुद से अटेम्प्ट करना तो ज़्यादा अच्छा यार, तुम्हें समझ आएगा। वैसे मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को। देखो आपको मैंने ये चीज़ हमेशा बताई है, इन दोनों में आपको मिलता है फाइनेंसिंग का डेटा, लेकिन यहाँ पे नोट नंबर है तो डायरेक्टली मत सॉल्व करना। यहाँ पे नोट नंबर लिखे तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमें जाना पड़ेगा। अगर देखो डिवेंचर्स का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन हो, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो 1,50,000 पे निकालोगे इंटरेस्ट, बट यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, यहाँ पे बैंक लोन गिवन है, ये यार फाइनेंसिंग में जाएगा। तो क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये आप ओपनिंग बैलेंस पे लगा दोगे, बट यहाँ पे भी क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, इसमें ना एडजस्टमेंट है। तो डिवेंचर्स की इंटरेस्ट और बैंक लोन की इंटरेस्ट मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ कैसे करनी है, एडजस्टमेंट देखने के बाद। ये बैलेंसेस देख लो, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो ओपनिंग ये वाला ईयर यहाँ पे लिखे राइट कॉलम में, और लेफ्ट कॉलम हमारा क्लोजिंग है, ये चीज़ें याद रखना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका यूजुअली प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, यहाँ पे नोट नंबर है तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। और बाकी ये आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ट्रेड पेबल, ठीक है। इसके बाद देखो तुम्हारे पास जो डेटा है ये इन्वेस्टिंग का डेटा है नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। गुडविल अगर हम चेक करते हैं तो देखो गुडविल हमारी 40,000 से गिर गई है। तो अगर ये गिर गई है तो ये क्या हो गई, ये हमारी एमर्टाइजेशन हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एमर्टाइजेशन हो गई। अगर ये बढ़ जाती तो होती इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज, ठीक है। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी बढ़ गई है, ठीक है, ये बढ़ गई है तो ये परचेज है, ठीक है। तो ये हम डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। करंट एसेट्स में मेरे भाई तुम्हारे को डेटा मिलता है ऑपरेटिंग का। करंट इन्वेस्टमेंट्स ये याद कर लो भैया, करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ही बात है, ये दोनों कहीं नहीं जाते, ये लास्ट में वेरिफिकेशन वाले स्टेप में काम आएंगे, ठीक है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जब हम निकालते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, शेयर कैपिटल आपको गिवन है, और यहाँ पे दो तरीके की शेयर कैपिटल, एक इक्विटी और प्रेफरेंस। ये आपका रेट ऑफ डिविडेंड होता है। अब ये ना लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। कहीं 10% निकाल दो अपने आप से, अपने आप मत निकालना। नीचे क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक करना होगा क्या इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दिया है, या वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है क्या। अगर वो आपको नहीं बोल रहा प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के लिए, तो आप डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है। और कब देते हैं डिविडेंड, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में इक्विटी को डिविडेंड पे करा जा चुका है तब आप प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे करोगे, क्योंकि थियोरेटिकली ऐसा होता है कि पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलता है फिर इक्विटी को मिलता है। तो अगर इक्विटी को मिल चुका है तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंस को भी डिविडेंड दिया गया होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे को मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो कहने का मतलब ये, साइलेंट क्वेश्चन में इंटरेस्ट मत निकालना, इन शॉर्ट साइलेंट क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, एसपी तुम्हारे पे गिवन है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये आपको डेटा यहाँ पे दे रहे हैं। जनरल रिजर्व दे रहा है, ठीक है, और ये सरप्लस दे रहा है। ये जो डेटा है मेरे भाई ये जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के टाइम पर, हेल्प वहाँ पर हम निकालेंगे ना, तो ये वहाँ काम आएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स आपको क्या गिवन है भाई, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऊपर जाता है, प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स पेड के फॉर्म में नीचे से माइनस होगा। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ये वाली मशीनरी की एडजस्टमेंट जब भी होगी आप इस पे अकाउंट बनाओगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिख दिया, डेप्रिसिएशन 20,000 लगा तो 40,000 की हो गई। वॉज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो 40,000 की 50% निकालो, यानी कि 20,000 में बेची गई होगी, यही मतलब निकल रहा है, ठीक है।
डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट 60,000, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग अकाउंट में यूज़ करेंगे, जो हमारी कंप्लीट मशीनरी की डेप्रिसिएशन होती है ना, उसको यूज़ करते हैं। इनकम टैक्स 45,000 वॉज प्रोवाइडेड। अच्छा, अगर आपको ये वाली एडजस्टमेंट गिवन है तो आपको ये बैलेंसेस यूज़ नहीं करने, आपको इनका अकाउंट बनाना है, ठीक है। जब भी आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है। और ये इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है, ये पेड नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पेड वाला नहीं है, ठीक है। वो पेड होता है, ये प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर है ये, ठीक है। तो एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर एंड बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। देखो, इंटरेस्ट की हमें कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में, तो आपको ये वाला डेट्स का ध्यान देना होगा, ठीक है, कि किस दिन हमने लोन चुकाया, तो इंटरेस्ट की ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है, ठीक है, 5% के प्रीमियम पे। तो अगर हम ऊपर देखते हैं, आपको दिख रहे होंगे प्रेफरेंस शेयर्स, ये 3 लाख से 2 लाख हो गए ना, तो ये हमने चुकाए हैं, वापसी कर दी, ठीक है, रिडम्पशन कर दी ना, 1 लाख रुपए की करी, तो 1 लाख रुपए का 5% होगा 5,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना होगा 5,000 रुपए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन की मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम है वो यहाँ पर हमारे को उसने 4th पॉइंट में भी बताया कि प्रीमियम वगैरह पर हम रिडीम कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो रिटर्न ऑफ है ना, ये आपका कहाँ जाता है, ये जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है, ये जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जाता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कहाँ जाता है मैं तुम्हें अभी फॉर्मेट में भी दिखाता हूँ, लेकिन क्योंकि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करा जा रहा है, तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है वैसे, अगर आपके क्वेश्चन में होता तो राइट ऑफ वाला वर्ड, लेकिन क्योंकि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L से अगर राइट ऑफ होता तो जाता, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ नहीं हो रहा, ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो रहा है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को एक बार ही दिखाता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, कि ये जाना कहाँ चाहिए था। देखो भाई, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाला जो आइटम है ना, यहाँ पे देखो जाना था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये यहाँ जाता तब जाता अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L से होता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हुए, तो ये वाला स्टेप आप नहीं करोगे, इसको अब आपने नहीं करना, ठीक है, ऑपरेटिंग में नहीं भेजना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, जो ओरिजिनल वाला है, जो पहले 10,000 था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन माइनस करने से पहले वाला, इसको आप भेजोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये याद रखना, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ओरिजिनली तो 10,000 मिले ना, अब ये 10,000 कहाँ से आए होंगे, ये 10,000 आए हैं शेयर्स इशू करे हैं ना, इक्विटी शेयर्स देखो हमारे बढ़ रहे हैं, तो ये जो इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं, ये इशूड एट प्रीमियम होंगे, ये हमने महंगे इशू करे हैं, तो ये वहाँ पे हमें 10,000 ओरिजिनली कैश मिला होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये 10,000 जाएगा, और ये रिटर्न ऑफ वाली चीज़ पूरी कैश फ्लो में कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये SP से राइट ऑफ हो रही है। और कहाँ जानी चाहिए थी वो भी मैंने तुम्हारे को बता दिया, और रिटर्न ऑफ वाली चीज़ फाइनेंसिंग में आपको कभी भी नहीं भेजनी, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे मशीनरी अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन में देख के, ठीक है। तो 6,20,000 है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो ये अपना कितना होगा 8,60,000 ये होगा, ठीक है। तो अपना ये बन गया अकाउंट डन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट गिवन है, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे। एक तो उसने बोल रहा है कुछ सेल्स करिए, ठीक है। तो सेल कितने में करिए, वो उसने अमाउंट डायरेक्टली तो नहीं दिया, तो वो हम निकालते हैं ज़रा, ठीक है। तो उसने हमें बोला है पॉइंट नंबर 1 देखो भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, कि मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज और 20,000। तो आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू क्या है 40,000, क्योंकि 60,000 की चीज़ में से 20,000 माइनस किया, तो बुक वैल्यू मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू 40,000 है। कह रहे सोल्ड एट 50%, इसकी भी आधी, 50% का मतलब क्या, इसकी भी आधी, हाफ, बुक वैल्यू का भी हाफ, तो 20,000 में बेची, ठीक है। यहाँ पर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो पूरी मशीनरी पे जो लगता है वो चार्ज करते हैं, तो वो आपको इसी लाइन मतलब इसी पॉइंट में आगे लिखा है लास्ट में, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टेंजिबल एसेट 60,000, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब लॉस हुआ है या गेन हुआ है वो ज़रा चेक करते हैं। तो यहाँ पे लॉस ही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। 40,000 की चीज़ 20,000 में बेच दी भाई, महंगी चीज़ सस्ती बेच दी, तो 40,000 की चीज़ 20 में बेची, तो 20,000 का क्या हो गया, घाटा हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद ये सारी चारों आइटम्स हम लोग ऐड करेंगे, तो ये आ रहे हैं 9,60,000। बड़ी साइड का टोटल, दूसरी साइड कॉपी मारेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है 3,40,000। और अब तक तो हम इतनी बारी मशीन अकाउंट आ गए, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को याद हो गया होगा। यहाँ पे आएगी बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट की, तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, और ये हमारा क्या है परचेज, ठीक है। ये हमारा क्या है परचेज। अब देख लो भाई कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, टू बैंक वाली चीज़ और बाय बैंक वाली चीज़ जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग में,
ये डेप्रीसिएशन और लॉस ऑन सेल आपका जाएगा ऑपरेटिंग में, ठीक है, ये दोनों ऑपरेटिंग में, बाय बैंक टू बैंक इन्वेस्टिंग में, और ये बैलेंस बीडी और सीडी कहीं नहीं जाएगा। ऑलराइट, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाएंगे, लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, और इधर इसका होगा क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी। तो ये आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स जो अकाउंट्स में देखो भाई, ये 40,000 गिवन है ओपनिंग, क्लोजिंग गिवन है 50,000। सेकंड पॉइंट में देखो इनकम टैक्स पेड नहीं दिख रहा, इनकम टैक्स पेड लिखा होता ना तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में लिखते फिगर, उसने प्रोवाइडेड वर्ड लिखा है, प्रोवाइडेड मतलब बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली फिगर उसने तुम्हें दी है, ठीक है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L उसने मेरे को कितना बता दिया 45,000। और कोई भी बच्चा यहाँ P&L के बाद अकाउंट नहीं लिखेगा, अगर आप यहाँ अकाउंट लिखोगे तो ये गलत है, रॉन्ग है, मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे 80 आ रहे होंगे तो टीचर हाफ मार्क्स काट देगा बड़ा ईजिली, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये 85,000 बड़ी साइड का टोटल इधर किया 85,000, उसमें से 50 माइनस करें हमने तो ये आएगा 35,000 रुपये। ये हो गया हमारा परचेज लिख रहा हूँ, ये इनकम टैक्स पेड है, इसको कुछ नहीं लिखना, बस बैलेंसिंग फिगर लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो बैलेंस सीडी और बीडी है कहीं नहीं जाएंगे। ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स निकालने से पहले वाला जगह पे काम आएगा। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर से जस्ट एक स्टेप पहले नहीं करते टैक्स पेड, ये वहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लिया। अब स्टार्ट करते हैं CFS अपना। ऑलराइट, सबसे पहले तो भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, यहाँ पे ये लिखना चाहिए हमें टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ये हमें लिखना चाहिए। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस देखो आपको सरप्लस कितना गिवन है 1,50,000 गिवन है, और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस कितना है नेगेटिव 1,40,000 है। तो ये देखो भाई क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है ना, तो यहाँ पे मैं तुम्हें रफली करके दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। क्लोजिंग है 1,50,000, उसमें से माइनस करना है ओपनिंग, तो ओपनिंग ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ऑफ 1,40,000 ऐसे जाएगा। तो अब अगर आप मैथमेटिकली लगाओ तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2,90,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व देखो आपका 1,20,000 से 1,50,000 हो गया है, ठीक है, तो ये बढ़ गया है, तो ये 30,000 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका करंट ईयर वाला जो हमने अभी अभी बनाया ना वर्किंग नोट, बेसिकली वर्किंग नोट में कह लो या आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट गिवन है वहाँ से भी आप देख सकते हो। ये प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा है करंट ईयर, ये याद रखना, ठीक है, हमेशा यहाँ पे करंट ईयर वाला जाएगा। ऑलराइट, अब बस इतना काम करना था हमारे को, और इसके बाद भाई ये 2,90,000 में ये दोनों आइटम्स आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,65,000 रुपीज़, ठीक है। चाहो तो इसको भी वर्किंग नोट में हम बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी वर्किंग नोट में बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मेन कैश फ्लो के स्टार्टिंग पॉइंट को भी इसको मान सकते हो, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कर सकते हैं कंसीडर। देखो भाई, अब हमारे को नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करने हैं, तो डेप्रीसिएशन हमारे को अगर ध्यान है तो गिवन था ना आपको क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में 60,000, तो ये वो वहाँ से देख लिया। लॉस ऑन सेल 20,000 है, ये अगर आपको वर्किंग नोट में जाकर देखोगे जहाँ पे मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया है तो वहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगी। अच्छा, ये इंटरेस्ट की मैं तुम्हारे को अभी करके दिखा देता हूँ क्या लाइक अमाउंट्स हैं, लेकिन उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ है, पहले वो ज़रा फिल कर लेते हैं, फिर ये दोनों हम वर्किंग नोट में करते हैं। तो गुडविल जो है आपकी ये 40,000 से गिर के 15,000 हो गई, यानी कि 25,000 का यहाँ पे एमर्टाइजेशन लगेगा, ठीक है। ये कम होगी तो एमर्टाइजेशन बढ़ेगी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये सब कर आके हमारे पे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बट पहले ये जरा मैं इंटरेस्ट का तुम्हारे को ना एक बार कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करवाता हूँ। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं भाई डिवेंचर्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। देखो भाई, अक्टूबर 1 को जो है हमने जो है डिवेंचर्स इशू करे हैं, ठीक है। हमारे पास डिवेंचर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितने थे, पहले 6 महीने के लिए हमारे पास डिवेंचर्स कितने थे 1,50,000 के थे, मतलब फर्म के ऊपर कर्जा कितने का था 1,50,000 का था। उसके बाद अक्टूबर 1 को कर्जा बढ़ गया और कर्जा कितने का हो गया फर्म के ऊपर 2,60,000 का हो गया, ठीक है। लेकिन ये काम कब हुआ है, ये हुआ अक्टूबर 1 को, ऐसा हमें एडजस्टमेंट के थ्रू पता चला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक है, तो ये 8% है ना, तो बस निकाल दो, मल्टीप्लाइड बाई 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, ठीक है, ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाइड बाई 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रा हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा ये आ जाएगा 16,400, ठीक है। ये मैंने किया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सॉल्व। ऑलराइट, सेम लॉजिक आपको बैंक लोन में लगाना है। बैंक लोन का ओरिजिनल बैलेंस हमारे पे स्टार्टिंग में 50,000 था, फिर 40,000 हो गया, ठीक है, तो हमारा कर्जा कम हुआ, इस पर भी 8% है। अप्रैल टू अक्टूबर फर्म के ऊपर 50,000 का कर्जा था, तो ये 6 महीने होते हैं। अक्टूबर से मार्च फर्म के ऊपर फिर से
कर्जा था लेकिन अब कम हो गया, 40,000 हो गया क्योंकि 10,000 हमने चुका दिया। तो अब हम उतना ही इंटरेस्ट देंगे ना जितना फर्म कर्जा था, जितना फर्म के ऊपर कर्जा था। तो ये चीज़ें तुम्हारे को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ईजी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 6 1 ज़र, ये 2 ज़र, ये 4 ज़र, ये 00 से 00 कटा, तो 500 इंटू 4 आएगा 2000, ठीक है। प्लस ये वही 1 2 ज़र, ये 4 ज़र, फिर 00 से 00 कटा, तो 4 4 ज़र 16 और 00, ठीक है। तो आप पे इंटरेस्ट कितना आ गया, 3600 का आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी निकल गया। अब ये वैल्यू बैंक लोन की और ये वाली वैल्यू जो है मेरी डिबेंचर के इंटरेस्ट की, ये मेरी ऑपरेटिंग में जाएंगी और फाइनेंसिंग में भी जाएंगी। ऑलराइट, तो यहाँ डिबेंचर्स में लिख देते हैं भाई 16,400 और बैंक लोन में लिख देते हैं 3600। तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें ये सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे तो मेरे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,90,000 और ये होगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, तो आप कैसे भी कर सकते हो। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाला स्टेप, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब जरा करंट लाइबिलिटी में देखो, ट्रेड पेबल ये 1,10,000 से बढ़ के कितने हो गए, 1,20,000, 1,10,000 से बढ़ के हो गए 1,20,000, तो ये 10,000 से बढ़ गए, ठीक है। तो ये 10,000 प्लस होगा। ये चीज़ मैंने तुम्हें वैसे समझाई भी हुई है, रटाई भी हुई है कि भाई करंट लाइबिलिटी जब भी बढ़े तो प्लस, करंट लाइबिलिटी जब भी कम हो तो माइनस। करंट एसेट में उल्टा है, अगर करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस, ठीक है। खुद सोचो, इन्वेंट्री खरीद रहे हैं तो पैसा तो बाहर जाएगा ना। तो यहाँ पे इन्वेंट्री हमारी कितने से कितनी बढ़ रही है भाई, 1 लाख से 1,95,000, ठीक है। तो ये हमारी बढ़ रही है 1 लाख से 1,95,000, तो ये माइनस का 95,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जरा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स भी हैं लेकिन वो सेम है, 2 लाख से 2 लाख है, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है, उसको इग्नोर करो। तो 4 लाख, अब ये 90 प्लस 10 यानी कि 5 लाख, 5 लाख में से आपके 95 जाएंगे तो 4,05,000, ठीक है। उसके बाद टैक्स पेड हमारे को माइनस करने, टैक्स पेड हमने निकाला था ना वर्किंग नोट में, ये हमने वर्किंग नोट में निकाला था 35,000 रुपये, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में निकाला था, ये अब हो जाएगा 3,70,000 रुपये। तो ये मेरा आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ऑलराइट, देखो भैया अब हम इन्वेस्टिंग पे आएंगे, तो जो मशीनरी अकाउंट बनाया था वहाँ से टू बैंक और बाय बैंक वाली फिगर उठाएंगे भाई। तो बेची कितने में थी, 20,000 में बेची थी, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद खरीदी कितनी थी, बैलेंसिंग फिगर आई थी जो हमारी 3,40,000 रुपये, ये तुम्हारा वर्किंग नोट है, ठीक है। और अब तुम देखो अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो हमारी 80,000 की इनिशियली थी, वो बाद में कितनी हो गई, 1,25,000 की हो गई। तो अगर इन्वेस्टमेंट तुम्हारी बड़ी है इसका मतलब तुमने बाहर पैसे खर्च करें, तो 45,000 नेगेटिव, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को अब हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं ज़रा। तो ये आ रहा है 3,65,000 रुपीज़, ठीक है। और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे लिख देना कैश यूज्ड, ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन काम आएंगी, ठीक है, मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे को करनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग में तुम्हारे को ध्यान से देखना है भाई, नोट्स के अकाउंट ज़रा निकालते हैं पहले। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स हैं रिटन है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। ऑलराइट, अब देखो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 4.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए हमारे शेयर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। 5,50,000 मतलब 4.5 लाख से 5.5 लाख, तो 1 लाख रुपए आया होगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ओरिजिनल वाला आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे रिजर्व मत लिखो। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ओरिजिनल वाला आपका कितना, 10,000 राइट ऑफ वाले से पहले। और वो राइट ऑफ वाले का क्या करना है मैंने क्वेश्चन डिस्कशन टाइम पर बताया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का राइट ऑफ का क्या करना है क्वेश्चन डिस्कशन के एंड में, बिल्कुल आंसर स्टार्ट होने से जस्ट पहले वही टॉपिक पूरा बताया, तो ध्यान से देख लेना,
ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी हमने इशू करें, ठीक है। तो कितने के इशू करें? तो डिबेंचर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं 1.5 लाख से 2,60,000, तो 1,10,000 रुपये हमारे पास आया होगा, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देखो भाई प्रेफरेंस शेयर्स तुम्हारे गिरे हैं 3 लाख से 2 लाख, ठीक है। ये 3 लाख से 2 लाख हुए हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए हमने लौटाया, ये लेस होगा, ठीक है। एक तो ये नेगेटिव होगा 1 लाख रुपए, और प्रीमियम है 5%, तो 1 लाख का 5% यानी कि 1,05,000 रुपये ये यहाँ से आपको हटाने हैं। इसके बाद भाई बैंक लोन देखो, तुमने पे ऑफ करे तो 50,000 से 40,000 रुपये पैसा चुकाया है, कर्जा कम हुआ तो हमारा नेगेटिव आएगा 10,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमने अभी अभी निकाला था, ये 16,400 था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था 3,600, और ये पे ऑफ हुए तो नेगेटिव, ठीक है। ये 3 और एक इससे पिछले पेज पे जो डेटा था, ये सारा कर आके हमारा आ जाएगा 85,000 रुपीज़, ठीक है। अभी मैं ना तुम्हारे को जूम आउट करके पूरा आंसर दिखा दूंगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। अब भाई आपका स्टार्ट है वेरिफिकेशन वाला स्टेप। जैसे देखो फाइनेंसिंग का आंसर है 85,000, ऐसे ही ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का भी कुछ आंसर था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग का आंसर था हमारा 3,70,000 और इन्वेस्टिंग का आंसर था हमारा 3,65,000 रुपीज़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के आंसर को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा आ रहा है 90,000। अब यहाँ से आपको वेरिफिकेशन कैसे करनी है? ओपनिंग बैलेंस आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डालना है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है 25,000, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी कुछ भी है उसको भी कंसीडर करना, तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 40,000 माना जाएगा, ठीक है। फिर वो 25,000 नहीं माना जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी होगा तो उसको भी ओपनिंग बैलेंस में डाल देना। अब ईमानदारी से इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये अपना आ रहा है 1,30,000 रुपये। अब जरा वेरीफाई यहाँ पे होगा कि क्लोजिंग बैलेंस जो है क्या ये उसके बराबर है, 1,30,000 क्या उसके बराबर है। तो अब आप देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आपको कितना गिवन है? 1,25,000 रुपये, ठीक है, 1,25,000 रुपये। और इसमें आप करंट इन्वेस्टमेंट ऐड करोगे 5,000 की, तो इन दोनों का टोटल देखो 1,30 के बराबर ही है। तो अभी तुम्हें स्क्रीन पे देखो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिख रही है। अब तुम्हारे को फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिख रही है नीचे, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट पेज है और ये वाला जो है ये अपना वर्किंग नोट है। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यार ये काफ़ी डिफरेंट वे में ये क्वेश्चन इन्होंने आपको प्रेजेंट करा है, और साथ साथ इसमें पूछ भी अलग अलग रहा है, बोल नहीं रहा पूरी कैश फ्लो बनाओ, अलग अलग बोल रहा है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बनाओ। तो मैं तो कैश फ्लो में अलग अलग ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी वैसे ही कर दूंगा जैसे ये बोल रहे हैं। अब आप देखो भाई, आपको स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो प्रॉफिट की दे दी 15 लाख, ठीक है। ये आपका बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स नहीं है, क्योंकि नीचे आपको डेटा देखो गिवन है। तो ये आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस है, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस के बाद ही हमारे को गिवन है। टैक्स रिफंड भी बहुत सारे क्वेश्चन के बाद हमें गिवन है। तो ये कैसे करते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ये काम आता है, ठीक है। डेप्रीसिएशन आपको पता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी वहीं जाएगा, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। 25,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट मत समझ लेना, ये ब्याज है, इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गिवन है, जैसे शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग में जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो आपका डिक्रीज हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज होता है, तो अगर तुमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा था, वहाँ पे डिस्काउंट और लॉस राइट ऑफ नहीं कर देते थे, कभी कभी एसपी को भी यूज़ कर देते थे। तो ये राइट ऑफ हुआ है, यानी कि यूटिलाइज हुआ है, इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन हुआ है। तो इसमें कैश का आउटफ्लो मत कर देना, ये आपका सीएफएस में नहीं आएगा, ठीक है। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, ये कहीं पर भी नहीं जाएगा अगर ये कम हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा होता तो हम फाइनेंसिंग में डालते हैं कि भाई शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए हैं, लेकिन अगर ये कम हो रहा है तो ये राइट ऑफ हुआ है, ठीक है। और इसको आपने फिर कहीं पर भी नहीं दिखाना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आपके सीएफएस में कहीं पर भी नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व देखो तुम्हारा वहीं का वहीं है, कुछ चेंज नहीं है। मशीनरी तुम्हारी कहाँ है भाई? मशीनरी थोड़ी सी बढ़ रही है, ठीक है। तो देखते हैं आगे एडजस्टमेंट्स कैसी हैं, अदरवाइज ये हमने खरीदी होगी। फर्नीचर भी देखो तुम्हारा कैसा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है बेचो, बट हमें एडजस्टमेंट्स के बाद हम देखेंगे अकाउंट किस किस का हमें बनाना है, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटी ये तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो आपको क्वेश्चन में ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ये रे दोनों के दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट साल के एंड में देखो, वो तो हम यही बता देते हैं भाई, ये 1 लाख और ये आपका 50,000 साल के एंड वाला, तो 1,50,000 आंसर है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो यहाँ से पता चल गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, कुछ नहीं होगा तो ये 2 लाख पे हम इंटरेस्ट लगा देंगे ओपनिंग बैलेंस पे। बाकी देखते हैं एडजस्टमेंट्स कैसी हैं। पेटेंट देखो भाई, पेटेंट तुम्हारा क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब वैसे एमोटाइजेशन होता है, ठीक है, बट अगेन एडजस्टमेंट्स देख कर ही करेंगे भाई, अकाउंट वगैरह अपने आप से मत बनाना। ये तो अभी हम लाइक बस बैलेंसेस देख रहे हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हारा फाइनेंसिंग में जाता है,
प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हारा ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, अगेन एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। लेकिन डेटा देख लो, डेटा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी कोई इतना मुश्किल यहाँ पे डेटा नहीं गिवन। देखो भाई, पेटेंट को परचेज करे तो यानी कि पेटेंट का मैं यहाँ पर अकाउंट बनाऊंगा वर्किंग नोट में। प्रपोज डिविडेंड उसने दिया, प्रपोज डिविडेंड हमेशा मेरे भाई प्रीवियस ईयर लेते हैं, करंट ईयर आपको कैश फ्लो में कहीं काम नहीं आएगा प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। फिर इंटरिम डिविडेंड उसने हमारे को दे दिया, ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड हमारे काम आता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इंटरिम डिविडेंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये दोनों पॉइंट्स ना एक्चुअली में बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें ना हम गलती एक कर सकते हैं। देखो, इंटरिम का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने डिसाइड किया, ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हम डिविडेंड बांटते हैं। तो जो आपको 2 सालों का इंटरिम डिविडेंड दे रहा है ना, तो ये पिछले साल का इंटरिम डिविडेंड पिछले साल बढ़ गया होगा, ठीक है, पिछले साल का पिछले साल बढ़ गया होगा, तो उसका कैश का आउटफ्लो लास्ट ईयर की कैश फ्लो में बना दिया होगा, डाल दिया होगा। अब हम करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इंटरिम डिविडेंड आपको करंट ईयर का लेना है, यानी कि जो भी आपका बाद वाला साल है, तो यानी कि ये वाला आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। लेकिन प्रपोज डिविडेंड आपका पिछले साल का जाता है कैश फ्लो में, तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे माइंड में होंगे, तभी सही आंसर होगा। अब देखा जाए तो ये पूरी कैश फ्लो ही तो बनवा रहा है, ये आपका पहला स्टेप होता है कैश फ्लो का, ये सेकंड स्टेप होता है। फिर वो बोल रहे हैं इन्वेस्टिंग निकालो, फाइनेंसिंग निकालो, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताओ, ये तो मैंने तुम्हारे को डिस्कस करते टाइम में बता दिया था, ठीक है, ये तो हमारा हो चुका है। अब ये पहले 4 पॉइंट ज़रा सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले तो यार वर्किंग नोट में अकाउंट वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस पेटेंट्स का मेरे पास है 80,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास पेटेंट्स का कितना गिवन है, 50,000, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डेटा लिखा। अब देखो पॉइंट नंबर 1 आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहे हैं ना, पेटेंट्स परचेज, हमने कुछ खरीदे हैं, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो टू बैंक कितना 50,000, ये तो मुझे क्वेश्चन ने बता दिया। तो अब यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर देखते हैं क्या आएगी। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मेरी आ रही है 80,000 की। तो ये जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है ना, ये है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ये क्या है बेसिकली डेप्रीसिएशन। तो हम लोग यहाँ पे एमर्टाइजेशन लिख देंगे, ठीक है, एमर्टाइजेशन लिख दो। स्टेटमेंट ऑफ P&L भी लिखवा देते हैं, कुछ स्कूल टीचर्स, सारी चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो आपको ये मिल गई एमर्टाइजेशन वाली फिगर, आपकी कहाँ पर जाएगी, ऑपरेटिंग में, ठीक है। और ये जो टू बैंक वाली फिगर है ये कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी इन्वेस्टिंग में, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। ऑलराइट, अब देखो मैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस मेरे पे फर्नीचर का गिवन है 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस देखो मेरे पास कितना गिवन है 80,000। देखो अभी बहुत ध्यान से सुनते जाना, तुम्हारे जो भी 1-2 डाउट्स आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट में एक चीज़ याद रखो भाई, हमारे को ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, लॉस ऑन फर्नीचर, तो एक तो वो जाएगा बाय लॉस, ठीक है, बाय लॉस ऑन फर्नीचर ड्यू टू फायर वाला जो है, तो वो कितना है अपने पास 10,000, वो यहाँ पर चला जाएगा। डेप्रीसिएशन का पॉइंट मैं यहीं डाल रहा हूँ, तुम चाहो तो मशीनरी में डाल लेना, मोटा मोटा आंसर तो देखो सेम ही आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर फर्नीचर में डेप्रीसिएशन डाल दिया, कितना है 1 लाख रुपए, ठीक है। बस ये काम तुम्हें करना है। और अब तुम्हारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो होगी टू बैंक, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या आएगी, टू बैंक आएगी। तो अब ये बड़ी साइड का टोटल कर लो भाई, ये बड़ी साइड का टोटल आ रहा है अपने पास 1,90,000, ठीक है, 1,90,000। बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी मारो, ठीक है, 1,90,000। और यहाँ पे ये तुम्हारी क्या होगी, परचेज हो गई, तो 1,90,000 में से 1 लाख गया तो ये आएगा 90,000 रुपये, ठीक है। तो ये तुम्हारा लाइक फर्नीचर अकाउंट रेडी। अब कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी फिर बताया हूँ। टू बैंक जाएगा इन्वेस्टिंग में, बाय डेप्रीसिएशन आपका जाएगा ऑपरेटिंग में, और ये लॉस ऑन फर्नीचर भी तुम्हारा ऑपरेटिंग में जाएगा। और ये जो आपका लॉस ऑन फर्नीचर है ना, ये ड्यू टू फायर है, तो ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने से पहले, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं अब इसके लाइक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना स्टार्ट करेंगे भाई। प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन की पहली लाइन में देखो टेबल शेबल के ऊपर 15 लाख रुपए गिवन है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बताया था पिछले साल का लेना है, तो ये अपना 1.5 लाख रुपए हो गया, 1,50,000। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर का नहीं लेते। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लेते हैं। ये भी सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे को बताई हैं। तो ये 1,20,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग करंट ईयर का लेंगे, ये 1 लाख है, ठीक है। इसमें कोई एडजस्टमेंट होती है तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, इसलिए यहाँ पर है। नॉर्मल लॉस होता तो ये नीचे जाता नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ फर्नीचर जो फायर से हुआ है ये 10,000 जाएगा। फिर टैक्स रिफंड तुम्हारा वापसी माइनस होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लस और वो माइनस। तो टैक्स रिफंड का अमाउंट देखो भाई, ये 10,000 का अमाउंट गिवन है, ठीक है, ये माइनस हो रहा है तो इसको बनाओ ब्रैकेट में।
अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं ऐड अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर देखते हैं ये कितना आएगा। तो भाई ये सारा टोटल करने पे आ रहा है 18,70,000 रुपीज़। ये 15 लाख है ना, और ये सारा है 3,70,000, ठीक है। ये तीन और ये 10 से 10 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया है। इसके जस्ट बाद ही आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना। इसमें ना आपको पूरा वो नहीं पूछ रहा कि आप भाई पूरा निकालो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर, सिर्फ यहीं तक पूछ रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये यहीं से कंटिन्यू होगा क्वेश्चन। 18,70,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में 1 लाख दी है, ठीक है। उसके बाद पेटेंट्स एमोटाइज हमने निकाले थे, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट, ठीक है। पेटेंट्स एमोटाइजेशन हमने 80,000 निकाला था ना, ये बैलेंसिंग फिगर पेटेंट्स का अकाउंट था, वहाँ से मैंने देख के लिखा है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। जो पहले वाला टेबल है वहाँ पे देखो 25,000 की गिवन है, तो ये इनकम है तो ये माइनस करेंगे, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन वगैरह सब प्लस थे, ठीक है। अब ये तीनों आप एडजस्ट करोगे तो देखोगे तुम्हारा आंसर आएगा 20,25,000 रुपए, और यही मेरा आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। ऑलराइट, अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो मशीनरी का बैलेंस देखो तुम्हारे पे क्वेश्चन में गिवन है ना, 3 लाख से बढ़कर हो रही है 5 लाख, ठीक है। इसका मैंने अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि अकाउंट वाला सारा काम ना मैंने फर्नीचर में कर दिया, डेप्रिसिएशन वगैरह। तो ये बढ़ रही है तो 2 लाख रुपए हमारे माइनस, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, ठीक है। पेटेंट्स हमने खरीदे हैं, ठीक है। ये वर्किंग नोट में हमने सारी चीज़ें निकाली है। पेटेंट्स का अकाउंट देखोगे तो ये माइनस होगा। पेटेंट्स निकाला था ना टू बैंक करके, टू बैंक ये वहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट है। परचेज ऑफ फर्नीचर भी हमारा वर्किंग नोट है, ये हमने निकाला था 90,000 रुपये, ठीक है। परचेज टू बैंक वाली फिगर, टू बैंक, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का देखो तुम्हारे को 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, तो वो कितनी हो रही है भाई, मैं 2 लाख से 3 लाख बढ़ा रहा हूँ उसको, गिवन है क्योंकि, ठीक है। 2 लाख से 3 लाख, तो हमने 1 लाख रुपए की खरीदी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ये 10% मत निकालना, क्योंकि इंटरेस्ट उन्होंने ऑलरेडी निकाल कर हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी निकाल के दिखा हुआ है, तो हमें वो इंटरेस्ट यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। और कहीं पर पैसे लगाए तो मुझे बताओ इंटरेस्ट मिलेगा कि पे करेंगे, खुद सोचो। इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस पे मत 10% किस पे भी निकालना। क्वेश्चन में देखो तुम्हारे को ऊपर वाला जो टेबल है वहाँ पे 25,000 रुपये गिवन है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाली लाइन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म, तो 25,000 वहाँ से हमारे को मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब मैं ऐड करूँगा, देखो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये मेरा कर आके आ रहा है 4,15,000, तो ये आ रहे हैं नेगेटिव। और ये परचेज है ना, तो ये भी आपको नेगेटिव में ही करना है, तो सारे नेगेटिव ही हैं आइटम्स देखोगे तो, सिर्फ 25,000 ही पॉजिटिव नंबर था। तो ये हमारा आ गया नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑलराइट, फाइनेंसिंग करेंगे यार, ये तो सबसे ईजी है। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो हमारी 15 लाख से बढ़कर हो रही है 20 लाख, तो ये 5 लाख रुपए हमने रेज करें तो ये पैसा आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे को बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, देखो 7 लाख से हो गया 5 लाख, ये हमने कर्जा चुकाया है। ध्यान से सोचो, अगर कर्जा 7 लाख था पहले, फिर कर्जा कम होता है, इसका मतलब कर्जा चुकाया है, तो पैसे का क्या होगा, आउटफ्लो, ठीक है, माइनस। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का आपको लेना है, तो ये 1,50,000 है, ठीक है। ये भी पे कर रहे हैं ना, डिविडेंड कंपनियां पे करती हैं, और ये था 1,20,000 रुपये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई, अब ये 5 लाख ही पॉजिटिव है, ये तीनों नंबर नेगेटिव है, तो मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव 30,000। तो यहाँ पे फ्लो वर्ड आ गया, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा एक स्टेप रह गया यार, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे दो ही तरीके के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है आपको, एक तो कैश इन हैंड एट बैंक और दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। तो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस उठा रहा हूँ मैं। तो कैश इन हैंड एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 और मार्केटेबल सिक्योरिटी का क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। तो ये दोनों मिलाकर होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इनको ऐड कर दोगे तो ये आ रहा है 1.5 लाख रुपए, तो 1,50,000। तो ये वाला पार्ट भी हमारा डन हो जाएगा। देखो भाई, अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे और हमारा आंसर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का है 30,000 रुपीज़ पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बुक में लिखा है यूज 4,70,000, मतलब ये एक नेगेटिव आंसर है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों है, ये इसका मेन रीज़न मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम क्वेश्चन का मेन पॉइंट देखोगे, यहाँ पर जो सारा प्रॉब्लम है ना वो इसमें है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मैंने तुम्हें बोला था ये इग्नोर होगा, ठीक है, इग्नोर ही करना है। लेकिन इन्होंने जो एजम्पशन लिया है ना, ये एजम्पशन जो लिया है वो ये लिया है कि ये जो शेयर्स इशू कर रहे हैं ना 5 लाख रुपए के, ये शेयर्स जो है बोनस शेयर है, ये इनका एजम्पशन है। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है भाई, ये मेरे को पता चल रहा है इलस्ट्रेशन 56 करके, ठीक है। इसी बुक की इसी एडिशन में, लेटेस्ट एडिशन में इलस्ट्रेशन 56 करोगे तो वहाँ पर ना मेंशन है ये चीज़ कि जो शेयर्स इशू हैं वो बोनस शेयर है
और इसीलिए इशू ऑफ शेयर्स उन्होंने फाइनेंसिंग में नहीं लिया, तो खाली नेगेटिव चीज़ें ली। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वहाँ पर ये बोनस शेयर वाली बात कहीं पर है ही नहीं, तो मैंने इसको पॉजिटिव माना है, ये 5 लाख रुपए को मैंने पॉजिटिव माना है। और एसपी इग्नोर करना है, वो इलस्ट्रेशन वालों ने भी इग्नोर करना है, हमें भी इग्नोर करना है, लॉजिकली इग्नोर करना भी होता है, ठीक है। तो मे बी इन्होंने ये एजम्पशन लिया, मे बी यही रीज़न है। इसी रीज़न से जो हमारा आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव 30 आ रहा है, क्योंकि हमने ये एजम्पशन नहीं लिया। और इलस्ट्रेशन वाला मैंने तुम्हारे को बता दिया, तो इन्होंने एजम्पशन ले रखा है, इसलिए इनका आंसर डिफरेंट है। बट कौन सा करेक्ट है, तुम अगर मेरे से पूछोगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करा है वो मेरे हिसाब से 100% करेक्ट है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा लाइक लास्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो हमेशा की तरह यहाँ और यहाँ मिलेगा फाइनेंसिंग का डेटा, ये नोट्स जो अकाउंट्स में हमें देखना पड़ेगा। साथ साथ हमें ना इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो जब एडजस्टमेंट्स है ना तो डायरेक्टली इंटरेस्ट वगैरह हम नहीं निकालने वाले, ठीक है, एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा ऑपरेटिंग का डेटा है। इसके बाद देखो नीचे बैलेंस शीट और हमारे पास है। नॉन करंट एसेट्स भाई इन्वेस्टिंग का डेटा देती है। अगेन इंटरेस्ट वगैरह निकालेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओपनिंग बैलेंस पे निकाल देते हैं, बट स्टिल आगे काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स है, तो एडजस्टमेंट्स के बाद ही डिस्कस करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ना है, ये तुम्हें याद होगा। ट्रेड रिसीवेबल के सामने देखो नोट्स जो अकाउंट्स है, तो इसको डायरेक्टली ऑपरेटिंग में मत भेजना, ये दोनों जाएंगे तो ऑपरेटिंग में, लेकिन इन्वेंट्री को तो डायरेक्टली कर सकते हैं एडजस्ट। ट्रेड रिसीवेबल के अगर नोट्स जो अकाउंट्स में चेक करेंगे और उसके बाद ही देखते हैं क्या करना है। देखो भाई अब आपके पास इक्विटी शेयर है, ये बढ़ रहा है, इशू हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर कम हो रहा है, ये रिडेम्पशन हो रहा है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा फाइनेंसिंग में, ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ रहा है, ये इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की तरह होगा, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा। सरप्लस ये तुम्हारा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 4 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है, तो ये हमारा जाएगा ऑपरेटिंग में, ठीक है, पहला स्टेप जो यूजुअली हमारा रहता है। सन्डी डेटर्स और प्रोविजन गिवन है, यार ये तुम्हें कभी भी नहीं गिवन होता, आई थिंक ये बहुत टाइम बाद ये गिवन है। तो प्रोविजन आपका जाता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, ठीक है, ये याद रखना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जाता है, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये प्लस होगा, इसका डिफरेंस ले रहे हैं, 10,000 रुपये प्लस होगा। सन्ड्री डेटर्स फिर ग्रॉस वाले लेंगे, जो तुम ऑपरेटिंग में इंक्रीज डिक्रीज करते हो ना करंट एसेट वाला, वहाँ पे ये 1 लाख रुपए का डिफरेंस लोगे, ठीक है, ग्रॉस, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो भाई हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है, अब हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे। तो प्रपोज डिविडेंड कैसे करना है भाई, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो मैंने तुम्हें बताया मैटर करता नहीं, ये करंट ईयर का मैटर करता नहीं। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड तुम्हारे पे इसका नील मतलब 0। प्रेफरेंस शेयर का निकाल देना, ठीक है, 10% निकाल देना प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रेफरेंस शेयर तुम्हें दिख रहा है, 1 मिनट कॉपी बुक ऊपर करते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा दिख रहा है ना, तो 3 लाख का 10% तुम्हारा 30,000 हो जाएगा। इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, 30,000, ठीक है, 3 लाख रुपए का ये मैंने निकाला है, ठीक है। अब देखो आगे हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। बुक वैल्यू का मतलब है डेप्रिसिएशन कटवट चुका है, तो 90,000 की चीज़ बेची 50 में, महंगी चीज़ सस्ती बेची तो लॉस हो गया 40,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग देयर, तो हम भैया इन दोनों की वजह से अकाउंट बनाने वाले हैं, ठीक है। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, देखो जब भी यहाँ पे स्टार्टिंग की डेट होगी तो जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो एंड की डेट पे होगा, ये याद रखना, ठीक है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एंड की डेट में होगा। अगर यहाँ पे एंड की डेट होती तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्टिंग की डेट में होता, ठीक है। सिमिलर लॉजिक इन्वेस्टमेंट में है, यहाँ पर आपको एंड की डेट है तो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो स्टार्टिंग की डेट में होगा, ठीक है। तो बैलेंसेस दोनों सालों के गिवन होते हैं ना, तो तुम्हें बता रहा हूँ तरीका याद करने का, लॉजिक तो हर चीज़ के पीछे होता है, ठीक है, लॉजिक भी समझूंगा तो बहुत ही लंबा लाइक वीडियो बन जाएगा, ठीक है। और पहले वैसे सब बता चुका हूँ जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचिए, इसलिए इतना लॉजिक नहीं बता रहा, बस सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो भाई प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर, देखो ऊपर तुम्हारे पे प्रेफरेंस शेयर का डेटा है, तो ये कह रहे रिडीम हुआ है 3 लाख से 2 लाख। अब इससे ना हमें कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, आपको कुछ भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो रिडीम है, क्योंकि ये जो डिविडेंड का कैलकुलेशन है वो हम अपने मर्जी से करते नहीं, प्रपोज डिविडेंड की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो उससे कुछ इतना खास फ़र्क पड़ेगा नहीं कि ये कौन सी डेट को रिडीम हो रहा है, तो इसको हम नॉर्मली रिडीम करेंगे, इस चीज़ का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर। इंटरिम तो वैसे भी ड्यूरिंग द ईयर ही पे किया जाता है, तो ड्यूरिंग द ईयर की कोई भी डेट हो सकती है। 15% पे करा है हमने इक्विटी शेयर्स पे। देखो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये 15% हमें निकालना किस वैल्यू पे है, तो ये आपके पास दो वैल्यू है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओपनिंग वाली वैल्यू पे आपने कैलकुलेशन करनी है, तो 15% इस पे निकलेगा 3 लाख पे, ठीक है, तो ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। फिर कह रहे हैं फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑन, देखो उसने मेंशन भी करा है कि ये जो नए इशू है ना 3 लाख से 5 लाख, देखो ऊपर
ये जो 3 लाख से 5 लाख हुए हैं, यानी कि ये जो फ्रेश इशू 2 लाख रुपए का हुआ है, ये हुआ ईयर एंड में। तो अगर ईयर एंड में हुआ है और इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं तो वो तो पुराने बैलेंस पे होगा ना। पूरा साल तो हमारे 3 लाख के शेयर इशू होंगे, एंड में 2 लाख के और इशू करें तो डिविडेंड 3 लाख पे ही करेंगे, ठीक है। और प्रीमियम 5% है, ठीक है। तो वो प्रीमियम 5% कहाँ से आ रहा है वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये 2 लाख का इशू है, ठीक है। 2 लाख का 5% निकालो जरा। 2 लाख का 5% क्या होता है? 10,000। वही 10,000 देखो एसपी में मेंशन भी है, ठीक है। तो कुछ भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये हम एज्यूम करते हैं। पता है जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने तुम्हें ये एजम्पशन के तौर पर ये चीज़ हमेशा करवाई है। तो अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे भाई। तो ओपनिंग बैलेंस देखो तुम्हारे को गिवन है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में देखो ओपनिंग बैलेंस इसका गिवन है 6 लाख रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस हमें इसका गिवन है 7 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे देखो। थर्ड पॉइंट पे तो पूरी कंप्लीट मशीनरी की डेप्रिसिएशन गिवन है, वो कितनी गिवन है? 60,000, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद बेची कितने में है, ठीक है, वो सेकंड पॉइंट में बता रहा है कि बेची कितने में, 50,000 में बेची है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। लॉस हुआ है वो मैंने तुम्हारे को क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बता दिया, लॉस कितना हुआ है 40,000 रुपये, वो भी मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया, ठीक है। तो ये अपना अकाउंट अपना बन चुका है। अब आपको सिंपली बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करना है, ठीक है। तो मेरा बड़ी साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 8,50,000, ठीक है, 8,50,000। तो 8,50,000 इधर जाएगा, ठीक है। और उसमें से 6 लाख माइनस कर देते हैं तो 2,50,000 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर बनेगी टू बैंक, और ये कौन सा होता है मेरे भाई? ये होता है परचेज, ठीक है। अब तक तो याद हो जाएगा, हो चुका ही होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, अब ये आपका जाएगा इन्वेस्टिंग में, बाय बैंक आपका जाएगा इन्वेस्टिंग में। ये क्या था हमारा? सेल। लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन आपका जाएगा ऑपरेटिंग में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे को आई थिंक अब तक याद हो गई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैश फ्लो। ऑलराइट, सबसे पहले भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। तो सरप्लस देखो तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा 2 लाख रुपए। इसके बाद डिविडेंड वगैरह, जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड था, ये हमारा प्रपोज डिविडेंड है, ये प्रपोज वाला है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हारे को क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था 30,000। इंटरिम डिविडेंड हमारे को उसने बोला है ना सेकंड लास्ट पॉइंट में 15% दो, इक्विटी शेयर पे 15% देंगे ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पे। तो 15/100 और ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, ठीक है। क्योंकि इशू बाद में हुआ है तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना, अगर इशू बाद में हुआ है तो कैलकुलेशन ओपनिंग बैलेंस पे होगी। तो ये आएगा 45,000, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर दो तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ रहा है 2,75,000। अब ये चीज़ मैंने वर्किंग नोट में करी है, आप चाहो तो मेन CFS में भी ये काम कर सकते हो। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2,75,000 है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स थर्ड पॉइंट में गिवन है 60,000, ये वहाँ से देख ही रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑन सेल 40,000 है, ये वर्किंग नोट में से हमने निकाला है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स देखो एक बारी आपको देखना पड़ेगा, एंड डेट पे निकालना है। एंड डेट देखो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 3 लाख पे। तो 3 लाख का 10% मैं निकालूंगा। और ये एंड डेट पे क्यों है? क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट ज़रूर देखा करो, वो नहीं देखोगे तो भाई समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो भी मैंने तुम्हारे को क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन में स्टार्टिंग की डेट पे करूँगा। तो इन्वेस्टमेंट देखो मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग की 1 लाख। तो 1 लाख का 10%, ठीक है, 1 लाख का 10% ये होता है 10,000 रुपये। तो ये मैंने करना है माइनस, ठीक है। तो ये सारा काम कर आके मेरे पे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक बार इसको ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये ऐड करने पे आ रहा है 4,05,000, ठीक है। इसके बाद हमारे को इंक्रीज डिक्रीज करना है ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री का, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल का तुम्हारे को करवा देता हूँ, ठीक है। पहले हम ट्रेड रिसीवेबल कर लेते हैं क्योंकि ये नोट्स टू अकाउंट्स में से करना है ना, अभी मेरा वो वाला मैंने पेज ओपन करा हुआ है। तो 2 लाख से ये बढ़ के हो गए 3 लाख, ठीक है। तो ऐसे समझो जैसे इन्वेंट्री खरीदी है, इसको ऐसे समझो इन्वेंट्री खरीदी है, तो 1 लाख रुपये खर्च हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपये खर्च हुआ है तो नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री देखो 1 लाख से 2 लाख हुई है तो ये भी खरीदी है तो 1 लाख रुपये नेगेटिव, ठीक है, ये भी माइनस होगा। फिर ट्रेड पेबल देखो भाई, ट्रेड पेबल तुम्हारे 60,000 से 1,40,000 हुए, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे कर्जा बढ़ गया तो कितना है, 80,000 रुपये पैसा आ गया तो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो 4,05,000 में इन तीनों आइटम्स को हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 2,85,000 रुपीज़, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इतना ही आंसर आएगा क्योंकि टैक्स वगैरह नहीं है ना, तो बस इतना ही। इसके बाद करेंगे इन्वेस्टिंग। ऑलराइट, अब देखो इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ मशीनरी क्वेश्चन में ही हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया 50,000 में बेची है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने अभी ऊपर भी निकाला था, ठीक है, 1 लाख का 10%, ठीक है। तो ये हमें मिला होगा, अभी हमने ये ऑपरेटिंग में भी निकाला था 10,000 हमें मिला होगा।
परचेज ऑफ मशीनरी हम लोगों ने वर्किंग नोट में निकाली है, ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाया था, तो ये 2.5 लाख रुपए हमने खरीदा होगा कुछ, तो पैसा गया है, तो नेगेटिव, ठीक है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, 1 लाख से बढ़ के हो गई 2 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए की हमने चीज़ खरीदी होगी, ठीक है, तो ये भी हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखो 60,000 पॉजिटिव है, 3,50,000 नेगेटिव है, तो 2,90,000 आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे बस यूज्ड वर्ड ध्यान देना। अब देखो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। फाइनेंसिंग में देखो तुम्हारे जो शेयर्स हैं वो 3 लाख से 5 लाख हो गए, ठीक है, 3 लाख से 5 लाख हो गए, मतलब 2 लाख रुपए आए। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम देखो तुम्हारा 0 से 10,000 हो गया, ठीक है, तो ये मतलब शेयर्स इशूड एट प्रीमियम है, तो ये 10,000 रुपये यहाँ पे आ गया। डिबेंचर्स तुम्हारे 2 लाख से हमारे कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए, ठीक है, तो इसको 1 लाख रुपए यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये सारा फिलहाल पॉजिटिव है, बाकी नेक्स्ट पेज पर मैंने लिखा है, तो फिर वो आगे कर। इंटरेस्ट ये 3 लाख रुपए पे निकाला है, जो हमने ऑपरेटिंग पे भेजी है ना, ये तीनों चीज़ें देखो ऑपरेटिंग में भेजी है, तो ये वही यहाँ पे रिपीट हो रही है। ये डिविडेंड कौन सा, ये प्रपोज वाला ही है, ये प्रपोज वाला ही है, ये भी हमने ऑपरेटिंग में भेजा था, ठीक है, तो ये कितना आया था, ये ज़रा एक बारी मैं वैल्यू देखता हूँ ये क्या थी, तो ये भी 30,000 ही थी। इंटरिम डिविडेंड हमारा 45,000 था, ये सारी वैल्यूज़ ऑपरेटिंग में जा चुकी हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कम हो रही है ना, 3 लाख से 2 लाख, तो ये हमने रिडेम्पशन किया है, तो 1 लाख रुपए, ये भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सारी नेगेटिव आइटम्स, और इससे जस्ट पिछले पेज पे जो हमने पॉजिटिव आइटम्स लिखी थी, तो ये सारा कर आके आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आएगा 1,05,000 रुपए, ठीक है। तो ये कॉमा इग्नोर करो, ये वाला कॉमा है, ठीक है, तो 1,05,000 हमारा फाइनेंसिंग का आंसर है। इसके बाद हम इसको करेंगे वेरीफाई। ऑलराइट, अब देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, पहले तो तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर लिखो भाई, इसको डी बोल देते हैं, और तीनों एक्टिविटीज़ को हमने ABC नाम दिया है, तो तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर लिखो भाई। ऑपरेटिंग का है 2,85,000, इन्वेस्टिंग का आंसर था नेगेटिव का 2,90,000, ठीक है, और फाइनेंसिंग का ये तुम्हारे सामने निकाला था अभी 1,05,000 रुपये। तो ये तीनों मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरा आ रहा है 1 लाख रुपये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने लिखा इंक्रीज, या वेरिफिकेशन है। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग देखो 20,000 और 50,000, ये ध्यान रखना भाई, 20,000 और 50,000, 50,000 कौन से लिए मैंने, करंट इन्वेस्टमेंट के, तो 70,000 ये मैंने ऐड करा है, तो ये आ रहा है 1,70,000 रुपीज़। अब ये वेरीफाई कैसे होगा, ये वेरीफाइड कैसे होगा, अगर ये क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ जाए, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है भाई, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है भाई, आपको दिख रहा होगा बुक में 80,000, लेकिन वो 80,000 में आपको करंट इन्वेस्टमेंट ऐड करनी है 90,000 की, तो चेक करो 80 और 90 कितना होता है, ये 170 ही होता है, ठीक है, ये 80 और 90 1,70,000 होता है, मतलब वेरीफाई होगा, और इसको हम बोलते हैं ई पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन अपना ये वाला सॉल्व है।